तो दोस्त हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को वर्ड्स के बारे में बताया था और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे लाई करते हैं अगर एफसीसी पैकिंग है तो। और फिर उसके बाद हमने आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में भी बताया था। तो हमने आपको बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है, जैसे ये हमने लिखा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड की जो पोजीशन होती है अगर क्यूब एफसीसी पैकिंग में है तो एफसीसी। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होते हैं आपको बताया था बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे। जैसे हमने क्या बनाया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हमने एज सेंटर पे रेड कलर की बॉल दिखाई है, पिंक कलर की बॉल किसी एज के सेंटर पे है ये। और इस एज के सेंटर पे हमने बोला है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे है ये समझ पा रहे हो भैया? ग्रीन वाली बॉल ये फेस सेंटर पे है और कॉर्नर पे है कुछ बॉल्स। बता चुके हैं ना इसको? बताने की जरूरत है क्या है दोस्त? ये सब बता दे। अच्छा चलो देखो, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला है और हमने बोला है क्यूब एफसीसी पैकिंग में है। तो मान लो ये पिंक वाली बॉल जो बीच में दिख रही है आपको, रेड कलर से हम दिखा रहे हैं, ये किसी एज के सेंटर पे है। ऑब्वियसली एक एज है, एज के सेंटर पे दिख रही है। और जो हमने ये ग्रीन कलर से बॉल बनाई है अभी जो बना रहे हैं हम, ये फेस सेंटर पे है। ये फेस सेंटर पे है, ये दोनों फेस सेंटर पे है। अब ग्रीन वाली है फेस सेंटर पे और रेड वाली हमने बनाई है एज सेंटर पे। और जो ब्लू वाली बॉल्स बनाने जा रहे हैं, ये वाली बॉल्स, ये वाली कॉर्नर पे है, ये वाली किसी दूसरे कॉर्नर पे है, ये वाली किसी और, ये वाली कॉर्नर पे। तो ये सारे के सारे किसी एज सेंटर से देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि स्क्वायर बाई पिरामिड टाइप से बन रहा है। जैसे आप इन दोनों को ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, तो एक स्क्वायर बन रहा है। और उस स्क्वायर के सेंटर पे आपका क्या रखा हुआ है? रेड वाली बॉल। और जो ग्रीन वाली बॉल है उतनी डिस्टेंस पे ऊपर और नीचे हाइट पे रखी हुई है, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर लास्ट आप लोग ऑफलाइन था, ऑफलाइन में हमने आपको बताया हुआ था। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे आओ। बॉडी सेंटर को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। थोड़ा डिटेल में समझिएगा। जैसे हमने बोला था क्यूब अगर एफसीसी पैकिंग होती है तो क्यूब अगर एफसीसी पैक्ड है तो उसके सारे कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे एटम होते हैं। तो बॉडी सेंटर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड रिप्रेजेंट करता है। कैसे? सपोज करो बॉडी सेंटर पे आप खाली जगह एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये पिंक वाली बॉल। आप एक काम करिए, सारे फेसेस को, जो फेस सेंटर है उन पे बॉल्स को रिकॉग्नाइज करिए। तो एक फेस सेंटर पे बॉल ये है, नीचे भी एक फेस सेंटर पे बॉल है जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। वैसे ही सारे फेस सेंटर्स पे अगर आप देखोगे तो आपको बॉल्स दिख रही होंगी। तो सारे फेस सेंटर पे बॉल दिख रही है कि नहीं भी? फिर आप देखिए ये हमने बना दिया है यहाँ पे ऐसे। अच्छा, चार फेस सेंटर को लेते हुए, अच्छा एक फेस सेंटर ये है सामने वाला, स्पेस रह गया था। चार फेस सेंटर को लेते हुए अगर हम लोग बोलेंगे तो एक सर्कल वो बन जाएगा, स्क्वायर। तो जैसे ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर और ये वाला फेस सेंटर, आप इन चारों को ज्वाइन करोगे तो एक स्क्वायर आपको मिल जाएगा ऐसे, स्क्वायर। और इससे एक तुम्हारी तरफ टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, उसको हम ऐसे बना देते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और एक होगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एक होगा। क्या फील कर पा रहे हो? बॉल से यहाँ होगी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये चार कॉर्नर्स पे है भैया? यस सर। यस सर। तो क्या अब समझ में आ रहा है कि एक बीचों बीच जो पॉइंट रखा हुआ है जिसको हम रेड कलर से बोल दे रहे हैं, उससे ये इक्वी डिस्टेंस है टॉप वाली बॉल और बॉटम वाली बॉल। और उसी पॉइंट से सारे के सारे और भी जो ब्लू कलर की बॉल्स है वो इक्वी डिस्टेंट है। तो हमने इसको भी आपको बताया था पिछली क्लास में कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड रिप्रेजेंट करता है। तो अगर क्यूब एफसीसी पैक्ड है तो बॉडी सेंटर और उसके साथ साथ जो एज सेंटर्स होते हैं, दे ऑल रिप्रेजेंट एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और फिर टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लिया था। और हमने बोला था एक क्यूब है, अ क्यूब कैन बी डिवाइडेड इन 8 इक्वल मिनी क्यूब्स ऑफ एज लेंथ a/2। और जितने भी मिनी क्यूब बनते हैं, 8 मिनी क्यूब, उन 8 मिनी क्यूब के जो बॉडी सेंटर्स होते हैं तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे एक मिनी क्यूब का सेंटर है, हमने a/4 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 इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए। आप पिछला क्लास कर देखोगे तो आपको यही बताया गया था। और फिर उसके बाद हमने बोला था कि भाई उसके जो नियरेस्ट कॉर्नर और
जो फेस सेंटर्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट लिख लो। तो कॉर्नर को हम ग्रीन पेन से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन, और ग्रीन के बाद हम ब्लू पेन से दिखा दे रहे हैं जो नियरेस्ट फेस सेंटर है। तो यही सेम कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे नियरेस्ट फेस सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू जो 8 मिनी क्यूब बनाए थे, उनमें एक छोटा सा मिनी क्यूब लेके दिखाया था आपको। और जो रेड कलर की बॉल है उससे हमने उसके नियरेस्ट फेस सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकाला था, तो आया था √3a/4। और जो रेड कलर से यहाँ पे हमने बॉल दिखाई है उससे कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस अगर आप निकालोगे जो ग्रीन कलर से बॉल है, तो वो भी डिस्टेंस आई थी a√3/4। इसका मतलब है कि आप एक बड़े क्यूब जो कि एफसीसी पैक्ड है उसको 8 इक्वल मिनी क्यूब्स में डिवाइड कर सकते हो, और जो हर एक मिनी क्यूब के सेंटर होंगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है कि हर एक मिनी क्यूब के सेंटर पे एक ऐसी खाली जगह है जिससे कि 3 नियरेस्ट फेस सेंटर इक्वल डिस्टेंस पे है और एक नियरेस्ट कॉर्नर इक्वल डिस्टेंस पे है। ऐसे ही हमारे 8 इक्वल मिनी क्यूब्स बनेंगे। तो हमने इसीलिए बोला था कि अगर क्यूब एफसीसी पैक्ड है तो 8 इक्वल मिनी क्यूब्स आर देयर, और हर एक मिनी क्यूब का सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड रिप्रेजेंट करेगा। याद है भैया कल वाला? यही तो Yes, बताया गया था ना आपको। yes, sir. sir. बहुत बढ़िया दोस्त। और कोऑर्डिनेट से हमने करके दिखाया था, इनके बीच की डिस्टेंसेस निकाल सकते हो a/4 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 से 0 0 0 की डिस्टेंस, और a/4 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 से a/2 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 एस जो भी है a/2 a/2 0 की डिस्टेंस एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आते हैं, हाँ ठीक है, वो हमने उसको दूसरे तरीके बताया है। ये भी बताया कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के डबल होते हैं। आप पहले ही देख चुके हो और इसको बता भी चुके हैं पहले ही। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने कल आपको ऑफलाइन वाली क्लास में बताया था। अब जैसे ये देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने एटम्स कहाँ कहाँ बताए थे। हमने बोला था टॉप मोस्ट फेस सेंटर, बॉटम मोस्ट फेस सेंटर और सारे कॉर्नर पे, और बीच में 3 एटम होते हैं। तो बीच में 3 एटम अगर आप देखोगे तो ये हमने ब्लू पेन से अभी हाईलाइट करना शुरू किया है। और ये सब बीच वाले तीनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, वो तो दूर दूर स्प्लिट करके दिखाया हुआ है हमने बस। और पूरा एक्सप्लेनेशन करा दिया था हमने। आपने क्या क्या देखा था इसमें? आपने देखा था इसमें कि हाइट क्या होती है। तो हाइट आप लोगों ने देखा था इसकी 4√2 अपॉन √3 इंटू आर। फिर वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन देखा था जो कि आया था 24√2 r³। और पैकिंग फ्रैक्शन देखा था आपने, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था 0.74, जो कि एफसीसी के बराबर था। ये कैलकुलेट कर चुके हो ना भैया? जो हमने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था ऑफलाइन में, कर चुके हो ना ये सब? नहीं किए हो क्या अबे? हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें भी वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड 12 होते हैं। ऑब्वियसली डबल ही होंगे उसके, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के डबल होते हैं। रेडियस रेशियो वाली चीज भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, और एक बार फिर अभी डिस्कस कर लेंगे इनको। अभी चल रहा है ना, लेक्चर नोट्स पे चल रहा है, पहले तो एक बार देख लो। देखिए हमने आपको लास्ट क्लास में बताया जब ट्रायंगुलर वॉइड पढ़ाया था, तो ट्रायंगुलर वॉइड में आपको बताया गया था कि भाई छोटी बॉल का रेडियस अपॉन बड़ी बॉल का रेडियस, इन दोनों के रेडियस का रेशियो 0.155 आता था। तो 0.155 कब आता था? जब हम लोग बोलते थे 3 बॉल्स आपस में जुड़ी हुई है ऐसे, और इन तीनों बॉल्स के जोड़ने के बाद एक बीच में खाली जगह रह जाती थी, और उस खाली जगह पे जब कोई बॉल रखा जाता था तो उस मतलब छोटी बॉल का रेडियस कितना हो सकता है जिससे कि डिस्टर्ब ना हो स्ट्रक्चर। तो यही रेडियस होता था, मुझे छोटा सा हमने बनाया ग्रीन पेन से 0.155 इंटू रेडियस ऑफ बड़ी वाली बॉल। तो इसका मतलब है, समझ में आ रहा है भैया? ये करा चुके हैं ऐसा, करवाए ना? हमें Yes, sir. बताओ बे। हाँ अभी बताते हैं, चलिए अब रॉक सॉल्ट पे आते हैं, एक एक करके बताएंगे। चलो फिर लेक्चर नोट्स पे चलते हैं जो आपके पास है लेक्चर नोट्स। देखिए आप लोगों को हमने जो बताया हुआ है काफी कुछ बता दिया है सॉलिड स्टेट में, ज्योमेट्री से भी बताएंगे आपको, ऑफलाइन भी पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन भी बता रहे हैं। देखिए लिखा है इसमें कि भाई वो टेट्राहेड्रन कैसे होता है, ये तो बहुत पहले ही प्रूव करा दिया था कि ऑल्टरनेट कॉर्नर्स अगर ज्वाइन करते हैं किसी क्यूब में
तो जो बॉडी सेंटर होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपने निकाला हुआ था कि उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब जो करा चुके हैं उसको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो घूम फिर के वही पढ़ते रहेंगे। आपने ये सारी डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर ली है पहले ही कि भाई ट्रायंगुलर वॉइड होता है तो रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन, या छोटी बॉल का रेडियस जो स्मॉल बॉल होती थी और बड़ी बॉल का रेडियस, इनका रेशियो क्या आता है 0.155। टेट्राहेड्रल वॉइड में कितनी बड़ी बॉल रख सकते हैं जिससे टेट्राहेड्रल डिस्टर्ब नहीं होगा, वो होता है 0.225 इंटू कैपिटल आर। ऐसे करते थे, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.225 ऐसे इंटू कैपिटल आर। तो वही लिखा है, कैपिटल आर मतलब बड़ी बॉल का रेडियस, स्मॉल आर का मतलब जो वाइड होता है ना छोटा सा, उसमें स्मॉलेस्ट जो बॉल रख सकते हो जिससे कि जो बना हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड है वो डिस्टर्ब ना हो, उसका रेडियस है वो स्मॉल आर। फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमने बताया था 0.414, और क्यूबिकल वॉइड एंड सो और स्क्वायर वॉइड, सॉरी क्यूबिक ये वाला स्क्वायर वॉइड जो आपको बताया गया है। लोकेशन भी आपको हो चुकी है सारी, कि लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन क्लोजली पैक्ड लैटिस, वो आप देख चुके हो कि भाई कहाँ कहाँ पे होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड अभी पढ़ाया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बताया हुआ है पिछली क्लासेस का भी, तब बस लिंक करते हुए चलो। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये पाई√3/16 करके एक आंसर आया था जो आप लोगों ने करके बताया था, डायमंड। और हमने बोला था डायमंड अराउंड 34% पैक्ड होता है, पिछली क्लास में कराया था इसको, शायद यही लास्ट क्वेश्चन था उसका जो हमने लास्ट क्लास बताई थी उसमें। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड, और ये 3 डायमेंशनल कोवेलेंट नेटवर्क ऑफ कार्बन है। तो लिखा है कार्बन एटम्स आर प्लेस्ड एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, एट ऑल द फेस सेंटर्स ऑफ क्यूब, और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, ये 3 जगह रखा होता है। कहाँ कहाँ पे? सारे कॉर्नर्स पे होता है, सारे फेस सेंटर्स पे होता है, लेकिन उसने ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन किसको टच करता है। वो आपको चेक करके निकालना पड़ेगा कि कहीं कॉर्नर वाला फेस सेंटर वाले को तो नहीं टच कर रहा, या कॉर्नर वाला ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड वाले को तो नहीं टच कर रहा है। तो जो छोटी डिस्टेंस होगी वो सबसे पहले टच करेंगे, बड़ी डिस्टेंस वाले टच ही नहीं करेंगे। अगर छोटे डिस्टेंस वाले टच कर गए तो, समझ में आ रहा है भैया कि भाई जब नजदीक नजदीक वाले टच कर जाएंगे, क्लियर है दोस्त ये, कि छोटी डिस्टेंस वाले पहले टच करेंगे। बताओ भैया, तुम लोग समझ में यस आ सर। रहा है? Yes, sir. अच्छा, तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाले। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया कि भाई 8 कॉर्नर होते हैं, सारे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो यहाँ से 8 इंटू 1/8। 6 फेसेस होती है, सबका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो 6 इंटू 1/2। और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होंगे, तो उनके लिए 4। तो टोटल इस पर्टिकुलर डायमंड स्ट्रक्चर में जो आपको गिवन है, टोटल 8 नंबर ऑफ कार्बन आएंगे पर यूनिट सेल। रेडियस का रिलेशन निकालोगे तो 2 पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर हमको लग रहा है कि कॉर्नर वाला फेस सेंटर को टच करेगा, तो जिन्होंने ये सोचा कॉर्नर वाला फेस सेंटर को टच करेगा, तो कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है a/√2। लेकिन बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि सर कॉर्नर वाला टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखे हुए एटम को टच करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड वाली जगह पे रखे हुए एटम को टच करेगा, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो उस केस में आएगा आंसर आपका 2r इज इक्वल टू a√3/4। और ये छोटी डिस्टेंस है इसलिए ये कंसिडर करेंगे, ये डिस्टेंस नहीं कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल वॉइड वाली जो पोजीशन थी, वहां पे कार्बन एटम जो रखा है वो कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा होगा, ना कि कॉर्नर वाला फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। इसका मतलब है कि टेट्राहेड्रल वॉइड वाली जो पोजीशन बनती थी, उस पोजीशन पर रखा हुआ एटम कॉर्नर वालों को और फेस सेंटर वालों को टच करेगा, इसीलिए वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाएगा, क्योंकि वहां से टेट्राहेड्रल वॉइड वाली जो पोजीशन थी उससे फेस सेंटर और कॉर्नर इक्विडिस्टेंट है। तो रेडियस का रिलेशन ये ग्रीन पेन से हमने बना दिया, ये रेडियस का रिलेशन हो गया बड़ी वाली बॉल्स का। बड़ी वाली का सारे के सारे कार्बन है, और पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, 8 एटम है और मल्टीप्लाइड बाय उनका वॉल्यूम 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³। और यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करने पे
ये π√3/16 आता है, और π√3/16 का मतलब है 0.34। जस्ट ये 34% पैक्ड है, इसका मतलब है 66% इसमें वाइड स्पेस है डायमंड में। कोई बोले सर इतना ज्यादा वाइड स्पेस है फिर भी ये बहुत हार्ड होता है। तो देखो, हार्डनेस जो किसी चीज की होती है दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स पैकिंग फ्रैक्शन, और या बिकॉज ऑफ इट्स 3 डायमेंशनल कोवेलेंट रिजिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन की वजह से हार्डनेस उतनी ज्यादा नहीं है। भाई कोई बोले सर नमक भी तो हार्ड होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl या कोई भी आयनिक सॉलिड बहुत हार्ड होते हैं, मेटल्स भी काफी हार्ड होते हैं, डायमंड इवन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, डायमंड तो मेटल से भी ज्यादा हार्ड होता है, इवन मेटल्स को कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मेरे भाई डायमंड हार्ड होता है, लेकिन उसके हार्ड होने का रीजन पैकिंग फ्रैक्शन नहीं है, उसके हार्ड होने का रीजन ये है कि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और वो रिजिड होता है स्ट्रक्चर। तो 3 डायमेंशनल कोवेलेंट नेटवर्क होने की वजह से डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसके हार्ड होने का यही रीजन है, सिर्फ उसका पैकिंग फ्रैक्शन रीजन नहीं है। ये समझ में आया बे? हाँ बच्चा। यस सर। अच्छा ठीक है बच्चा, चलो नीचे चलते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, आप लोग शायद कर लोगे इसको। लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा। इफ ऑल tetrahedral and all octahedral voids are filled with spheres या balls of suitable size in FCC lattice, उस टाइम पैकिंग फ्रैक्शन आपको बताना है। मतलब ये है कि पैकिंग फ्रैक्शन FCC का कितना होता है, 74%। लेकिन कोई बोले कि सर FCC पैकिंग में 74% है पैकिंग, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों को फिल कर दो। फिल किससे करो, जो सुटेबल साइज की बॉल हो जिससे डिस्टर्ब ना हो FCC। तो अगर FCC लैटिस है तो उस टाइम आप रिलेशन जानते हो 4r इज इक्वल टू a√2 या 2r इज इक्वल टू a/√2, क्योंकि कॉर्नर वाला फेस सेंटर को टच कर रहा होता है, ये तो वेल नोन है। और आप ये भी जानते हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में जो बॉल रखी जाती है उसका रेडियस जो होता है बड़ी वाली बॉल के रेडियस के कंपैरिजन में, जिससे कि हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि विदाउट डिस्टर्बिंग स्ट्रक्चर वो होता है 0.225 r। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो बॉल रखी जाती है उसका रेडियस विद रिस्पेक्ट टू बल्कि बॉल्स जिन्होंने FCC बनाया हुआ है उनके रिस्पेक्ट में आता है 0.414 r विदाउट डिस्टर्बिंग FCC। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहोगे अगर, तो आप कैसे करोगे? चार तो बड़ी बड़ी बॉल है, तो उनका लिखोगे, उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, 4 × 4/3πr³। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8, और उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उनमें जो बॉल रखी हुई है 8 × 4/3πrt का होल क्यूब। RT क्या है, अरे रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। और वैसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो कितने होते हैं, पूरे FCC पैकिंग में 4 होते हैं, तो 4 × 4/3πr⁻O³। ओ क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस। और RT और RO कैपिटल R के टर्म्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो फिट कर दोगे, कुछ कैंसिल होगा और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली ये 74% से ज्यादा आएगा, क्योंकि जो ये इतना सा सेगमेंट है इसकी वैल्यू 0.74 आती थी। न्यूमरेटर में आपने कुछ और ऐड कर दिया है, रादर इसी में कुछ और ऐड कर रहे हो आप, तो पक्का 0.74 से ज्यादा आएगा दोस्त। तो बताओ बच्चा, ऑब्वियसली FCC। यस सर। हाँ दोस्त, FCC में ऑब्वियसली आप लोगों ने कुछ पैकिंग कर रखी हुई है, एक्स्ट्रा बॉल्स रखी है, तो उनका वॉल्यूम कंसिडर करोगे तो ओवरऑल इसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा ही आएगा। कैलकुलेशन करना हमारा एम नहीं है, हमारा एम था आपको समझाना। फिर आते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे। इसमें आपको बताया 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और 12 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ऑल कॉर्नर्स हेक्सागन, मतलब बॉल्स कहाँ पे होती है, सारे कॉर्नर्स पे होती है। टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट फेस सेंटर ऑफ हेक्सागन होते, देखो यार बार बार नहीं पढ़ाएगी, ये हो चुका है, पिछली क्लास आप देख लेना, ये सब हमने बताया हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये आपको अभी भी स्क्रीन पे दिख रहा है, बार बार बताने का मतलब ये है ना
कि हमारा टाइम किल हो जाएगा। अब डिफेक्ट पढ़ा दे चल के। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, ठीक है। टाइप ऑफ पैकिंग क्या होता है अभी बता रहे हैं, इसको चल के ज्योमेट्री समझ। SCC, BCC, FCC, HCP। SCC पैकिंग को AA टाइप पैकिंग बोलते हैं, BCC को AB टाइप बोलते हैं, FCC को ABC टाइप, और HCP को AB टाइप पैकिंग बोलते हैं। क्या कहने का मतलब क्या होता है इसका? कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखा था। अभी देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या आ रहा है, एक लेयर है ये, लेयर एक ये है, एक लेयर है ये, और एक लेयर है ये। किसी लेयर का नाम तुम सपोज कर दो, इसको रख दो A, इसका नाम रख दो B, तो फिर लेयर A रिपीट हो रही है दोस्त। Yes, sir. Yes, sir. इसके ऊपर आप आओगे तो फिर ऐसे ही लेयर आ जाएगी कोई, लेयर B रिपीट हो रही है। फिर इसके ऊपर आओगे तो फिर लेयर A आ जाएगी। तो ये A B चलता नहीं आ रहा है? बताओ मेरे भाई, समझ में आ रहा Yes, है? sir. हाँ, Yes, sir. तो इसी तरीके अभी और भी बता देंगे, एक एक करके बताएंगे, पहले एक एक समझो। अभी रुक जाइए, ठीक है? तो कुछ यहाँ से आपको पहले से भी 12th में आपने पढ़ा होगा, ABC पैकिंग, इसको डिटेल में भी बताते हैं। अब हमने क्या किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिया है ABC पैकिंग पे, और इसके लिए हम चल के तुम्हें वो जो 3D वाला डायग्राम है वो दिखाते हैं। कोई बोले सर हमको ये तो समझ में आ गया, आप लोगों में से ये बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है। लोग बोलते हैं सर हमको सिंपल क्यूबिक सेल समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें सारी लेयर, जैसे क्यूब होता है तो क्यूब के कॉर्नर पे एटम होते हैं सिर्फ यहाँ पे, तो एक ही लेयर होती है जो बार बार रिपीट कर रही होती है। समझ में आ रहा है दोस्त? एक ही लेयर तो होती है इसपे सिंपल क्यूबिक सेल में। Yes, sir. जैसे एक फेस होती है, उस फेस पे जितने एटम होते हैं उसके ऊपर वाली फेस पे भी उतने ही एटम होते हैं, तो इसको AA पैकिंग बोलते हैं। BCC को AB टाइप पैकिंग बोलते हैं। FCC को ABC क्यों बोलते हैं वो देखिए। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन बोला है कि BCC में लोग बोलते हैं कि एक लेयर ये होती है, अब हम समझाएंगे इसको। एक लेयर कुछ और होती है ऐसे ही, अभी बता रहे हैं, रुक जाइए, घबराइएगा नहीं। एक लेयर कुछ और होती है ऐसे ही, और एक लेयर लास्ट में होती है। मतलब एक लेयर A है, फिर B है, फिर C है, फिर A है, एंड सो ऑन। आप सोचोगे ये क्या बनाया आपने, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम समझाएंगे एक एक करके। हमने जस्ट आपको बताया, हमने क्वेश्चन दे दिया सबसे पहले यहीं पे कि डिस्टेंस बिटवीन लेयर A एंड लेयर B कितनी होती है। फिर हमने क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई जिनको ABC पैकिंग का आइडिया है उनको दिया हुआ है हमने, आपको ये लेक्चर नोट्स सब पहले ही भेज चुके हैं कि डिस्टेंस बिटवीन लेयर B और लेयर C क्या होता है। फिर हमने बोला है कि एटम्स कितने इन्वॉल्व होते हैं लेयर B में, और एटम्स कितने इन्वॉल्व होते हैं लेयर C में। फिर हमने बोला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लेयर B कितना होता है, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लेयर C कितना होता है। तो पहले तो आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि सर आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ABC पैकिंग है क्या। क्या आप लोग जानते हो कि ABC पैकिंग हम कैसे, मतलब उसको विजुलाइज करते हैं? हमें 12th में कुछ पढ़े हो कि हम बताएं इसको, सर आप पहले पूछ रहे बस हैं आप। सर एक ये डॉट, फिर एक ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल, फिर एक डॉट होती है। अच्छा, और कुछ बच्चा? हम ये जानना चाह रहे हैं क्या आप लोग ABC पैकिंग जानते हो, और उसमें कैलकुलेशंस किए हुए हैं आप लोगों ने कि लेयर A लेयर B के बीच की डिस्टेंस क्या है, लेयर B लेयर C के बीच की डिस्टेंस क्या है, C और A के बीच की डिस्टेंस क्या है, B और C के बीच की डिस्टेंस क्या है, लेयर B लेयर C इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, उनका एरिया कितना है। ऐसा देखे हो, विजुलाइज किए हो कभी? Yes, sir. यस सर। बहुत प्यारा बच्चा, देखो ऐसे विजुलाइज करते हैं ABC पैकिंग। ABC पैकिंग का मतलब ये होता है हम डील कर रहे हैं FCC और हम डील कर रहे हैं CCP, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं FCC या CCP। क्यूब को एक हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं ऐसे बॉडी डायगोनल के लॉन्ग,
देखिए बॉडी डायगोनल पे हमने ब्लू पेन से एटम बना दिए और उनको नाम दे दिया लेयर ए। तो जब भी आपसे कोई बोले कि एफसीसी को आप लोग एबीसी एबीसी क्यों बोलते हो, तो बोलो कि आप बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग देखना शुरू करो। जो लेयर ए है वो 2 कॉर्नर दिख रहे हैं। लेयर बी चेक कर देख लिया आप, ये देखो एक ट्रायंगल बनाया है हमने, ऐसे 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 और ऐसे। इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पे है? इस कॉर्नर पे है, इस फेस सेंटर पे है, सामने वाले फेस सेंटर पे, एक नीचे वाले फेस सेंटर पे है, एक इस फेस सेंटर पे है, एक इस फेस एक कॉर्नर पे है। ये रेड डॉट से जो हम दिखा रहे हैं, क्या इन एटम्स को आप लोग समझ पा रहे हो कि ये एटम्स है? रेड डॉट से बताओ बच्चा। Yes, यस sir. सर। थोड़ा और अच्छे से बनाए, बड़ा करके बना दे, उनको बनाते हैं, अभी बताते हैं। पहले तो ये बताओ कुछ समझ, क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो भाई? अच्छा, फिर हमने क्या किया है, ग्रीन पेन से बनाया है ये ऐसे, एक एटम यहाँ पे है, एक इस फेस सेंटर पे है, एक इस कॉर्नर पे, और ऐसे। मतलब एबीसी एबीसी चेक देखते कैसे है। ये हो गया लेयर बी और ये ले हो गया लेयर ए जो ब्लू पेन से बनाया है। तो इसका मतलब लेयर बी जो बना हुआ है वो भाई उसमें कॉर्नर भी इन्वॉल्व है, फेस सेंटर भी इन्वॉल्व है। अच्छा, 2 लेयर ए के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो a√3 होती है। लेयर ए से लेयर ए के बीच की डिस्टेंस a√3 है, तो सॉरी a√3 है। अरे बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है उतनी ही है। तो अब आपको लग रहा होगा कि भैया ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो वैसे ही अगर आप आइडिया लगाओगे तो आपको लग रहा होगा कि 3 डिस्टेंसेस है, एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये और एक डिस्टेंस ये। तो तीनों को अगर हम लोग जोड़े तो a√3 आ रहा है। और सिमेट्री के हिसाब से तुमको नजर आ रहा होगा कि भैया ये a/√3, a/√3 और a/√3 है। नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हो तो एक काम करो, हम तुमको इसकी ज्योमेट्री से बताते हैं। कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? ये कुछ समझ में आ रहा है भैया कि नहीं आ रहा है, बताओ। यस सर। Yes, sir. कि लेयर यस सर। लेयर ए देखो दोस्त, लेयर ए और लेयर बी के बीच की डिस्टेंस a/√3 है। लेयर बी और लेयर सी के बीच की डिस्टेंस भी a/√3 है। ओवरऑल डिस्टेंस है a√3। तो हम बोल रहे हैं कि उनका 1/3 1/3 कर दो आप। a/√3 लेयर ए लेयर बी के बीच की डिस्टेंस है, लेयर बी और सी के बीच की डिस्टेंस भी a/√3 है, एंड सो ऑन। कोई बोले लेयर ए कितने एटम से बनाया जाता है एबीसी एबीसी पैकिंग में, तो लेयर ए सिंगल एटम से बनाया जाता है, सिंगल एटम। लेयर बी कितने एटम से बनाया जाता है? वो 6 एटम से बनाया जाता है, 6 एटम से। लेयर सी कितने एटम से बनाया जाता है? वो भी 6 एटम से बनाया जाता है। तो राइट साइड में आइए, देखिए हमने लेयर ए को सिंगल एटम से बनाया है, लेयर बी को देखो हमने 6 एटम से बनाया है। लेकिन जो लेयर बी बना है जरा उस पर बहुत ध्यान से देखिएगा, लेयर बी उसमें बॉल्स कैसे रखी हुई है जरा देखो लेयर बी में। तो लेयर बी की जो बॉल्स है वो जो रखी हुई है उनको देखिए, उनका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है वो थोड़ा अलग है। और लेयर सी वाली जो बॉल्स है जिनको हम ग्रीन पेन से बना रहे हैं, उनकी बॉल्स जो बनी हुई है वो भी 6 बॉल, उनकी 6 बॉल्स है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप से फॉर्म कर रही है। उनका थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है, फील कर पा रहे हो? लेयर बी और लेयर सी एक्चुअली में डिफरेंट है, उनकी इक्वेशंस डिफरेंट आएगी अगर आप बनाओगे तो। कुछ फील हो रहा है भैया? कुछ समझ यस में सर। आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी और चलते हैं। मतलब जब भी आपको एबीसी एबीसी पैकिंग देखनी हो एफसीसी में, तो आप क्यूब को बॉडी डायगोनल के लॉन्ग खड़ा करके देखा करो। एबीसी एबीसी पैकिंग में जो लेयर ए होती है उसमें एक एटम होता है, और जो लेयर बी और लेयर सी होती है उनमें 6 एटम्स होते हैं या 6 बॉल्स होती है। लेयर बी और लेयर सी में जितने एटम होते हैं अगर उनके सेंटर्स को आप ज्वाइन करोगे
लेयर बी और लेयर सी में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि लेयर बी और लेयर सी में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व है उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद मिलने वाली ज्योमेट्री का एरिया क्या होगा। तो जो मिलने वाला स्ट्रक्चर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालने की भी हमने बात की थी। अभी निकलवा रहे हैं, एक बार थोड़ी देर पहले देख लीजिए। अब देखिए, कोई बोले सर ये जो आपने लेयर सी और लेयर बी बनाया है ऐसे ही एक्चुअली अभी ऑफलाइन नहीं है ना, ऑफलाइन में करते हैं तो थोड़ा सा लिखवाते हैं। अब तुम्हारे बैच में एक्चुअली 12th पास में थोड़ा सा जल्दी बताते हैं। ये लेक्चर हम 12th में जब पढ़ाते हैं थोड़ा डिटेल में अपने खुल के ऐसे ही बताते रहते हैं। तो जैसे उसी में क्या होता है, कुछ लोग हमने बोला था कि भाई जो लेयर सी है, लेयर सी के अकॉर्डिंग जैसे ये देखो, अभी स्क्रीन पे आप देखिए, स्क्रीन पे देखिए, लेयर सी को देखिए और लेयर ए को देखिए। तो लेयर ए पे जो बॉल रखी है उसको हमने ब्लू पेन से बना दिया, उसको मान लिया ओरिजिन। अरे 0 0 0 मान लिया। जैसे कोई बोले ना कि लेयर ए और लेयर सी के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर a/√3 है। तो अब इसको आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स होती है उससे निकालना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक प्लेन की इक्वेशन होती है, उस प्लेन से परपेंडिकुलर हाइट कोई डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हो, प्लेन की इक्वेशन चाहिए होती है तुम्हें। हमें डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से प्लेन की इक्वेशन निकालते हो, Yes, sir. और किसी किसी पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आप लोग रादर उनके डायरेक्शन कोसाइंस जो परपेंडिकुलर होते हैं ना, दो जैसे दो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उनके मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं आ जाते हैं। अरे Yes, कुछ sir. जानते हो कि नहीं? Yes, sir. R minus a dot n equals to 0 को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया दोस्त। तो वही तुम्हारी हम 3 डायमेंशनल मैथमेटिक्स जानना चाह रहे हैं। हम ये कहते हैं जैसे कोई बोले प्रूव करके दिखाओ, कि आपने बोला था कि भैया ओवरऑल लेयर ए से लेयर ए के बीच की डिस्टेंस a√3 होती है, तो लेयर ए से लेयर बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, या लेयर ए से लेयर सी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो वही प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के हिसाब से 0 0 0 तो हमने दिखा दिया आपको ओरिजिन। अब जो लेयर सी बनाया है हमने हमने जो लेयर सी बनाया है उस लेयर सी में आके देखिए, उनके इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं। तो ये रेड पेन से हम एटम्स बना देते हैं। तो जो प्लेन बनेगा, क्या आपको प्लेन समझ में आ रहा है? हमें प्लेन समझ में आ रहा है आप लोगों को? फेस सेंटर्स पेज ऐसे, ये फेस सेंटर जो रेड पेन से हमने बनाया है, जरा देखो, इन्हीं सबको तो ज्वाइन करके तुमने बनाया होगा ये प्लेन सी। बताओ मेरे भाई, ऐसे ही बनाया हो ना? लेयर सी, सॉरी लेयर सी। हेलो, नहीं बताओगे हमें? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, तो इनके हमने 3 कॉर्नर्स जो लिखे हैं उनके कोऑर्डिनेट चेक कर लिए। तो 3 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0 a ऐसे, a0 ऐसे, a0 और 0 0 a, ये हो गए। तो आपके पास 3 इक्वेशंस है। तो आप लोग मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट जानते हो अगर, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी आप इक्वेशन बना सकते हो, या डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में भी बना सकते हो। तो अगर 3 कोऑर्डिनेट पता है आपको, तो क्या एक ऐसे इक्वेशन बनती है? आप लोगों ने मैट्रिसेस थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ी है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि 3 पॉइंट से अगर पास कर रहा है, 3 जैसे आपको पॉइंट्स है, तो x माइनस a0 0, याद है कुछ ऐसा आप लोगों को? Yes, sir. Sir मैथमेटिक्स जानते हैं. थोड़ी सी Yes, पढ़े sir. हो, ये जानते हो ना Sir. कि Yes, ऐसे sir. डिटर्मिनेंट बनाते हैं हम लोग। और डिटर्मिनेंट में हम लोग को जो कोऑर्डिनेट्स होता है, जैसे एक कोऑर्डिनेट क्या है, a0 0, तो x माइनस ए इंटू वाई माइनस 0 इंटू जेड माइनस 0 एक में आ जाएगा। और दूसरा क्या हो जाता है, 0 a0, तो 0 माइनस ए ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है दोस्त, बन जाएगा इससे इक्वेशन। Yes, sir. Yes, sir. अरे मतलब इक्वेशन बन गई। इक्वेशन आपकी आ गई ये वाली नीचे जो लिखी है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सा है? ये लेयर सी का प्लेन है। बस अब आप इससे 0 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। हाइट कितनी आ रही है इसकी? हमें 0 0 0 से इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है? थोड़ी मैथमेटिक्स में नहीं लगा पाओगे क्या मेरे भाई? अरे 12th A by वालों को root 3 कराते आएगी. हैं, a/√3 आएगी। तो क्या ये प्रूव हो रहा है कि जो लेयर ए लेयर बी लेयर सी है,
लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी होते हैं एफसीसी में। उसमें लेयर ए लेयर सी के बीच की डिस्टेंस या लेयर ए लेयर बी के बीच की डिस्टेंस दोनों आइडेंटिकल है, दोनों a/√3 आ जाएगी, तो लेयर बी और लेयर सी के बीच की डिस्टेंस भी तो a/√3 आएगी। बताओ मेरे भैया, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. मतलब अब जैसे 12th पास में यही प्रॉब्लम है ना कि तुम लोगों ने पता नहीं किस लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ी है, बाकी लोगों ने, कुछ लोग तो बता रहे हो। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई कोई प्लेन है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे। आप लोगों ने 3D नहीं पढ़ा क्या अभी? सर मतलब पढ़ लिया हमने है पढ़ा सर। है। Yes, sir. हो गया है सर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि इन केस अगर मैथमेटिक्स यूज करके हम आपको प्रूफ तो देना ही पड़ेगा, या तो प्रूफ ना दे तुम लोगों को, डायरेक्ट बता दे कि भैया लेयर ए बी सी में जो लेयर ए से लेयर ए के बीच की डिस्टेंस है a√3, और बाकी उनको 1/3 1/3 1/3 ऐसे करके आप निकाल लो। ये प्रूफ भी दे दिया, आप लोग जानना चाहते हो तो जान लो इसको, कि इन केस अगर कोई पूछे लेयर ए बी सी में ए से बी के बीच के डिस्टेंस बी से सी और लेयर सी से ए के बीच की डिस्टेंस वो a/√3 ही आएगी, और बीच में मैथमेटिक्स इस पे लगी हुई है बस। तो यहाँ से डिस्टेंस आ गया आपका। तो इसका मतलब बस बहुत बढ़िया पॉइंट आ गया आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन लेयर ए एंड लेयर बी कितनी हो जाएगी, a/√3 हो गया ये। डिस्टेंस बिटवीन लेयर ए और लेयर सी a/√3, और देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन लेयर बी एंड लेयर सी इज अगेन a/√3। अब फिर आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लेयर बी एंड सी। तो लेयर बी और लेयर सी अभी बनाया था आपने कि ऐसे 3 बॉल्स ऐसे जोड़ी थी, वो ऊपर देख लो ना, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं। ये समझ पा रहे हो, लेयर बी और लेयर सी जो अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से बने हैं जिनका रेडियस 2r है? क्या भाई ये हाइट 2r है? यस 2 सर। कैपिटल R। Yes, sir. दोनों लेयर्स आइडेंटिकल है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आप जो, मतलब अगर आप देखोगे इनकी लेंथ, तो 2r आएगी। तो 2r 2r और 2r, तो यहाँ से आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा जिसकी ये 2r 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 है, और आंसर आ जाएगा। क्लियर है भैया? आगे चला जाए? यस हो सर। गया? यस सर। हाँ, तो एरिया जो आएगा वो ये आ जाएगा। देखो ये है डिफिकल्ट, ये कभी नहीं पूछा गया आईटी में। मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे आए हैं और अभी तक एबीसी की डिटेल नहीं पूछी है। तो इन केस अगर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में जाएंगे तो खुद ही देख रहे हो इसमें, मतलब वो अगर मैथमेटिक्स इक्वेशन तुमको सपोज करो थोड़ी से मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करना शुरू करवा दे, तो बोलेगे भैया एबीसी पैकिंग जो होती है एफसीसी, उसमें एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लो, बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी मैथमेटिक्स में। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमने एक निकाला, ये x + y + z = a एंड सो ऑन, ऐसे करके कर लेना। ठीक है मेरे भाई, आगे चले? यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, चलिए आगे चल के देखते हैं। कुछ कॉमन आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, कॉमन वाले। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं। कॉमन आयनिक क्रिस्टल होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला बहुत फेमस होता है रॉक सॉल्ट, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, नमक जो हम लोग खाते हैं घर में। इसमें क्या होता है, तुम्हें बस याद रखना है कि उसमें अनायन कहाँ पे होते हैं, एफसीसी पैकिंग। अनायन क्या होता है, Cl-, एफसीसी या सीसीपी पैक्ड होता है। कटायन कहाँ पे होते हैं, कटायन जो होते हैं वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखे होते हैं। ये याद ही करना पड़ेगा आपको, ये कोई नहीं बताने वाला, तुम्हें याद करना पड़ेगा, हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा। ये एक्सपेक्ट ना करना आईटी वालों से तुमको देंगे वो और बोलेंगे तुमसे बताओ बेटा आप क्या होगा, वो कुछ नहीं देंगे, तुम्हें ये पता होना चाहिए। एक चीज तो ये होगी। अब क्या है इसमें, पूछते क्या है, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कभी कभी तो वो सिंपल सा पूछ लेते हैं भैया कि लोकेशन क्या है एटम्स की, तो लोकेशन आप रॉक सॉल्ट में जानते हो कि कटायन एफसीसी अनायन एफसीसी पैकिंग। कोई बोले सर अनायन ही एफसीसी पैकिंग क्यों होती है, बताओ कोई बताओ दोस्त, एफसीसी पैकिंग अनायन की ही क्यों होती है? किसी को आइडिया है? एनायन से साइज में ज्यादा बड़े साइज होते हैं। बड़ा होता है कैटायन से। बहुत बढ़िया बच्चा, ये लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स जो होते हैं उनमें अनायन की
पैकिंग की जाती है, मतलब एफसीसी पैकिंग या मतलब क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर या नॉर्मली लैटिस पॉइंट्स पे जो होते हैं वो अनायंस होते हैं और वॉइड्स में जो होते हैं वो कटायन होते हैं, क्योंकि वॉइड छोटे होते हैं। तो जो छोटे साइज के हैं वहां पे छोटा एटम ही रखा जाता है। तो जैसे कटायन यहाँ पे Na प्लस काफी छोटा है, इसलिए उसको हम लोगों ने वॉइड में रखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अनायन बड़े साइज के होते हैं, इसलिए उनसे पैकिंग करती है। एक आध केस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे कटायन की पैकिंग की जाती है, तो वहां पे बस वही खेल आता होगा, ये वही गेम होता होगा कि भाई वहां पे कटायन बड़े साइज का हो जाता होगा। जो बड़े साइज का होता है पैकिंग हमेशा उसी से की जाती है, चाहे वो कटायन हो चाहे अनायन हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में अनायन बड़े होते हैं, इसलिए उनसे पैकिंग की जाती है और वॉइड्स में कटायन रखे जाते हैं। देखिए लिखा है टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस ऑफ Na प्लस पर यूनिट सेल। तो बताओ 4 होंगे। 4 क्यों होंगे? क्योंकि Cl माइनस FCC पैकिंग किया गया, और FCC का मतलब क्या होता है? सारे कॉर्नर पे, सारे फेस सेंटर पे तो 4 ही तो होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं? समझ में आ रहा है भाई? FCC वाला 4 क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ऑक्टा बिल्कुल सही। FCC पैकिंग में 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं तो कटायन भी हो जाएंगे 4। तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस ऑफ Na प्लस कितने हो गए? 4। टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस ऑफ Cl माइनस वो भी 4। तो पर मॉलिक्यूल NaCl, सॉरी पर यूनिट सेल में कितने NaCl हो जाएंगे? अबे 4 कटायन 4 अनायन, तो कुल मिला के 4 हो जाएंगे NaCl। ठीक है भैया, 4 NaCl हो जाएंगे। फिर आता है Na प्लस और Cl माइनस की रेडियस का रेशियो। तो जब आपको पता है कि आप FCC पैकिंग में एटम्स कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स पे होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है? एज सेंटर पे होता है। तो भैया नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कटायन और अनायन, तो एज एज सेंटर पे होते हैं। कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो a/2 ही तो होगी बे। तो इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ अनायन का समेशन a/2 आएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो बताओ यस सर। दोस्त। Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त है। लेकिन जितने आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनके लिए कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर और ये सब निकालने में थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। जैसे कोई बोले कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस, मतलब Na प्लस के रिस्पेक्ट में कितने Cl माइनस है। तो बोलोगे Na प्लस है कहाँ कहाँ पे? तो Na प्लस कहाँ पे है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है? एज सेंटर और बॉडी सेंटर। तो किसी भी एज सेंटर के रिस्पेक्ट में आपको पहले बताया जा चुका है कि 6 मतलब होते हैं, और या किसी बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में आप बैठ जाओ तो 6 फेस सेंटर्स होते हैं। अच्छा Cl माइनस कहाँ पे है? फेस सेंटर पे है। और बॉडी सेंटर पे अगर आपने Na प्लस रखा है तो सारे फेस सेंटर्स इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे, a/2 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 डिस्टेंस पे। तो Na प्लस के रिस्पेक्ट में क्या आपको पता लग रहा है कि 6 Cl माइनस सराउंड किए हुए हैं। Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पूछ लो बे, हेजिटेट ना करना तुम लोग। बताओ मेरे भैया, कोई दिक्कत है किसी को? नो No, सर। sir. उसके बाद आता है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर देखिए कितने आ रहे हैं। अच्छा देखिए, जब किसी कटायन के रिस्पेक्ट में अनायन देखने जाते हैं, किसी कटायन के रिस्पेक्ट में अनायन, मतलब जब सॉरी जब नियरेस्ट नेबर देखने जाते हैं तो कटायन के रिस्पेक्ट में अनायन ही देखा जाता है। लेकिन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर देखते टाइम कटायन के रिस्पेक्ट में कटायन भी हो सकता है, अनायन के रिस्पेक्ट में अनायन भी हो सकता है। हमारी बात समझ लो इसको दोस्त। एक्चुअली आयनिक क्रिस्टल डील करते हैं जब, तो नियरेस्ट नेबर में तो पक्का कटायन के रिस्पेक्ट में अनायन आएगा, अनायन के रिस्पेक्ट में कटायन आएगा। लेकिन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में जरूरी नहीं है कि कटायन के रिस्पेक्ट में अनायन ही आए। हो सकता है कटायन के रिस्पेक्ट में अनायन हो या कटायन के रिस्पेक्ट में कटायन ही हो। बात समझ में आ रही है? बताओ। Yes, sir.
अरे कोई प्रॉब्लम है किसी को? है भैया? नो सर। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर देखोगे तो 12 हो जाएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर देखोगे तो 8 हो जाएंगे। कैसे? ये देखो, हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको डिटेल बता दी है सारी। ठीक, अब आते हैं डायग्राम से समझाने में तुमको। डायग्राम से देखिए, डायग्राम से जब देखोगे तो अब मजा आएगा। देखो कहाँ है? डायग्राम से जब आपको दिखाएंगे ना तो आपको लगेगा कि रॉक सॉल्ट कहाँ गया। देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, हमने क्या किया हुआ है, देखिए रॉक सॉल्ट लिखा है फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ये लिखा है कि Cl माइनस को हमने कहाँ पे फिक्स कर दिया है, सारे कॉर्नर पे और सारे फेस सेंटर पे, क्योंकि FCC पैकिंग है। लेकिन मेरे भाई Na प्लस को कहाँ पे रखा है? आप ध्यान से देखो, Na प्लस छोटे छोटे रखे हुए। कहाँ पे रखे हुए? छोटे छोटे Na प्लस। एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे नजर आ रहे हैं? आ रहे कि नहीं आ रहे भाई? Yes, sir. Yes, sir. और ये ब्लू पेन से जो बना रहे हैं, ये बॉडी सेंटर है, ये ब्लू वाला बॉल। इस ब्लू वाले बॉल के रिस्पेक्ट में आप देखोगे, नियरेस्ट नेबर्स की बात करें या नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स की बात करें, तो जो नियरेस्ट नेबर है, क्या वो सारे के सारे फेस सेंटर है? एक ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर a/2 डिस्टेंस पे आ रहे हैं वे? बताओ मेरे भैया, a/2 डिस्टेंस पे आ रहे हैं? Yes, sir. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और एक फेस सेंटर रह गया अभी। नहीं ठीक तो है, हो तो गया। 3 4 5 6 6 फेस सेंटर हो गए। कोई बोले सर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होंगे? तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर अगर आप देखने जाओगे तो क्या आपको सारे एज सेंटर ही मिलेंगे इसके रिस्पेक्ट में? अरे Na प्लस के रिस्पेक्ट में Na प्लस ही मिलेगा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तभी तुमने लिखा था नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 12 आएंगे। कर लोगे? कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई? है मेरे भाई? एक काम करो, तुम बॉडी सेंटर पे बैठ जाओ। चलो विजुअलाइज करो, जैसे आपको ऑफलाइन वाली क्लास पे करवा रहे थे। आप बॉडी सेंटर पे बैठ जाओ। बॉडी सेंटर से जरा किसी फेस सेंटर को देखो। तो बॉडी सेंटर से फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? a/2 होती है? बताओ, होती है कि नहीं यस होती? सर। अच्छा ठीक है, a/2 होती है। तो बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में कितने ऐसे एटम हैं जो a/2 डिस्टेंस पे हैं? कितने हैं बताओ? 6। 6 है। 6 है, और वो 6 के 6 फेस सेंटर है। इसलिए हमने बोला था कि भाई a/2 डिस्टेंस पे 6 नियरेस्ट नेबर होंगे, और इसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर एक काम करो, आप बॉडी सेंटर से एक काम करो, हमारी बात सुना। बॉडी सेंटर से तुम बैठ के जरा कॉर्नर को देखो। तो बॉडी सेंटर से कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? जल्दी बताओ भाई। A√3/2। A√3/2. a√3/2। अब एक काम करो, जरा बॉडी सेंटर से तुम एज सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ। एज सेंटर, बॉडी सेंटर बताओ। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर से एज सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये बता रहे हैं a/√2। क्या सब लोग कन्विंस्ड हो इससे? Yes. नहीं बताओगे मैं तुम लोग? यस सर। Yes, sir. है। अब इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये बताओ। तो सबसे बड़ा A√3 वाला. A√3/2 है सबसे बड़ा, और ये छोटा बड़ा है, सबसे ये बड़ा है। Yes, sir. अब एक काम करिए, बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में हमको ये बताओ, जो ग्रीन पेन वाला दिखाया है, कितनी एजेस होती है? एज कितनी होती है क्यूब में? 12. 12. 12 एजेस, 12 एजेस होती है। और सारे एज सेंटर पे एटम है? Yes, sir. है कि नहीं? बहुत बढ़िया। बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में कॉर्नर कितने होते हैं?
8 4 8 होते हैं 8 साले कॉर्नर 8। तो मेरे भाई तुमने एक बस हो तो गया। इसी को बोल देते हैं नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब भी मेरे दोस्त डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। नियरेस्ट नेबर जो होते हैं a/2 डिस्टेंस पे 6 होते हैं। हमने बॉडी सेंटर वाले एटम से देखना चालू किया है। और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो होते हैं मेरे भाई वो a/√2 डिस्टेंस पे 12 होते हैं, क्योंकि एज सेंटर की डिस्टेंस है वो, बॉडी सेंटर से एज सेंटर के बीच की डिस्टेंस। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो होते हैं बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में कॉर्नर होते हैं a√3/2 डिस्टेंस पे, वो होते हैं 8। अभी समझ में आ गया मेरे भैया? बताओ दोस्त कोई। यस सर। यस सर, आ गया। वैसे ही Cl माइनस के रिस्पेक्ट में देखो, Cl माइनस के रिस्पेक्ट में, अच्छा एक चीज और बता दे तुम्हें। वो चीज ये है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि नियरेस्ट नेबर जो होगा पक्का वो आयन होगा जो अपोजिट आयन होता है। लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और उसके आगे वाले नियरेस्ट नेबर जो होंगे वो कोई जरूरी नहीं है कि वो कटायन के रिस्पेक्ट में अनायन ही हो। तो जैसे आपने जो ये नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, रुक जाओ। जो ये नंबर लिखे हुए मेरे दोस्त, ये वाले, ये वाला तो पक्का Na+ के रिस्पेक्ट में Cl माइनस है। लेकिन ये वाले क्या है जो आप लोगों ने a/√2 डिस्टेंस पे देखे थे, वो Na+ ही है। नहीं समझ रहे हो? a√3/2 डिस्टेंस पे क्या है, वो Cl माइनस है। आप Na+ के रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना? हेलो हेलो हेलो। यस सर। नहीं, हाँ तो कुछ समझ में आ रहा है रॉक सॉल्ट वाला स्ट्रक्चर? देखो रॉक सॉल्ट आपको इतना डिटेल में एनसीईआरटी में थोड़ी है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है कि रॉक सॉल्ट में भैया Na+ होता है टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और बॉडी मतलब वही पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Cl माइनस FCC पैकिंग होती है। बाकी सारी कहानी कि 4 एटम्स Na+ के 4 एटम Cl माइनस के, मतलब पर यूनिट सेल 4 मॉलिक्यूल NaCl के होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है Na+ के रिस्पेक्ट में, 6 होता है Cl माइनस के रिस्पेक्ट में। वो समझ में आ रहा है? बताओ बच्चा। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि सर हमको ये समझ में आ गया कि भैया Na+ के रिस्पेक्ट में 6 Cl माइनस होते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करने जा रहे हैं, Cl माइनस के रिस्पेक्ट में भी बता देते हैं आपको, जिससे आपको पता लग जाए ना कि NaCl के रिस्पेक्ट कितना होगा Cl माइनस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई बात नहीं, आप इस वाले Cl माइनस को जरा पकड़ लो जो फेस सेंटर पे है। ऑटोमेटिकली आपको ये समझ तो आ ही रहा है कि Cl माइनस की अगर FCC पैकिंग है तो फेस सेंटर पे होगा ये। इस Cl माइनस के रिस्पेक्ट में नियरेस्ट नेबर देखना चाहते हो तो क्या तुम a/2 डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे ध्यान से देखना भाई, a/2 डिस्टेंस पे ये एटम होगा, ये एटम होगा, ये एटम होगा, ये एटम होगा। 4 है a/2 डिस्टेंस पे, ये दिख रहे हैं ग्रीन पेन वाले। Yes, sir. यस सर। और मेरे भैया एक बात बताओ, इसी से a/2 पे ये बॉडी सेंटर वाला नहीं होगा a/2 डिस्टेंस पे? होगा सर। यस सर। बॉडी सेंटर वाला भी होगा। तो इधर भी एक बॉडी सेंटर तो होगा यहाँ पे कोई, होगा कि नहीं यस सर। होगा? तो यस क्या सर। बॉडी सेंटर वाले 6, हाँ किसी Cl माइनस के रिस्पेक्ट में 6 एटम Na+ के दिख रहे हैं आपको? यस सर। किसी Cl माइनस के रिस्पेक्ट में 6 एटम Na+ के a/2 डिस्टेंस पे दिख रहे हैं? यस सर। तो क्या नियरेस्ट नेबर Cl माइनस के 6 आ रहे हैं मेरे दोस्त? नियरेस्ट नेबर Cl माइनस के 6 आ रहे हैं? Yes, यस sir. सर। यस सर। बता देना भैया, तो ये तो फिर हम बताते रहे तो लोग ना समझ पाओ। तो बस हो गया, यहाँ नीचे आ जाओ। देखो ये देखिए, coordination number of Na+ is 6, coordination number of Cl minus is again 6। तो NaCl का स्ट्रक्चर जो होता है वो 6:6 कोऑर्डिनेशन वाला आयनिक सॉलिड होता है। ये नीचे आ जाइए, यही है डिटेल में, थोड़ा उसी को
बता दिया गया। देखिए लिखा है अदर कंपाउंड्स विच हैव दिस स्ट्रक्चर आर ऑल हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल एक्सेप्ट सीजियम हैलाइड ऑल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे ये सब है। अगर इसी को आप बनाओगे थोड़ा डिटेल में करके तो ये हमने एक बड़ा सा बना दिया है, कंसिडर करते हुए कि भाई दो क्यूब है, दोनों के ऐसे बना दिया है। फील कर पा रहे हो इसको 3D में? यस सर। तो NaCl क्रिस्टल के बारे में जो कुछ होना था हमने बता दिया। NaCl क्रिस्टल के बारे में कुछ कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशंस क्या होते हैं कि भैया रेडियस ऑफ कटायन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और रेडियस ऑफ अनायन जो ग्रीन से हम अनायन बना रहे हैं, बीच में पिंक पेन से कटायन लिखा हुआ है। क्या दोनों को अगर ऐड करोगे तो पूरी एज लेंथ आएगी? तो क्या हम एज लेंथ को 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कटायन प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अनायन मान सकते हैं? मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? Yes, sir. और आपको ये भी पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर बात कर रहे हैं, जो Na प्लस है कॉर्नर वाले को टच कर रहा है एंड सो ऑन। कर लोगे इसको? आगे बताएं? Yes. Yes, sir. ठीक है, बस हो गया ये वाला NaCl वाला फिनिश। अभी चल के वहां पे आपको बता रहे हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ZNS। ये IIT JEE 2005 में पूछा जा चुका है, शायद एडवांस में पूछा गया है ये। और जानते हो क्या पूछा गया था? पूछा था कि इसमें जिंक नहीं सल्फाइड कहाँ पे होता है। अभी जल्दी में भी आया हुआ है जिंक सल्फाइड। सल्फाइड पूछा गया था या जिंक पूछा गया था कि जिंक कहाँ पे होता है? मतलब ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है, कहाँ पे होता है? तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जो जिंक सल्फाइड लिखा है उसमें सल्फाइड बड़ा साइज होता है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा होता है उसकी FCC पैकिंग करते हैं हम लोग जनरली। तो सल्फाइड का हम लोग क्या करेंगे, उसकी FCC पैकिंग कर देंगे। और Zn+2 जो होता है वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहता है। आओ देखो क्या किया है उसने क्वेश्चन में। अभी एक ही बार नहीं, और भी बार आ चुका है। अब तो बस आपको एक बार हमें याद आ रहा है, अभी जल्दी में भी आया था। हमने क्या किया है, सल्फाइड को FCC पैक कर दिया। नीचे देखिए ब्लू पेन से सल्फाइड को FCC। Zn+2 को हमने लिखा है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो भैया सल्फाइड आयन कितने होते हैं FCC में? 4 होते हैं। FCC का मतलब ही 4 होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड तो 4 हो जाएंगे ना। तो Yes. Zn+2 कितने हो जाएंगे? वो भी 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर एक यूनिट सेल कंसिडर करोगे तो पर यूनिट सेल जिंक सल्फाइड जो आएगा वो 4 जिंक सल्फाइड के मॉलिक्यूल आएंगे। 4 मॉलिक्यूल जिंक सल्फाइड के, बताओ भैया। यस सर। Yes, sir. तो 4 मॉलिक्यूल जिंक सल्फाइड के आएंगे पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं यूनिट सेल, तो सोचो उसी हिसाब से यूनिट सेल बहुत छोटा होता होगा। अब रेडियस का रिलेशन आपसे पूछा है, ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल वॉइड से कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस होती है a√3/4। तो मेरे भाई इसी a√3/4 को रेडियस ऑफ Zn+2 और प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन, तो जिंक और सल्फाइड दोनों मिला के इन दोनों के रेडियस का समेशन जो होगा वो यही तो होएगा। बताओ भैया, यस सही सर। बताओगे? बहुत बढ़िया दोस्त। तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर एक आता है फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। देख लो, अभी चल के आगे भी पढ़ाएंगे आपको, अरे लेक्चर नोट से भी पढ़ाएंगे, वो भी कराया है। फ्लोराइड एक्चुअली ये जो है वो NCERT या हल्का फुल्का उससे है। और ज्यादा जो इसके एप्लीकेशन होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, डेंसिटी, पैकिंग फ्रैक्शन, वो सब हम करवाते हैं अलग से, जो जरूरी नहीं बुक्स में मिल जाए। भाई हर कोई नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर विजुलाइज कैसे कराएगा? सोचो हमें विजुलाइज करने में कितनी प्रॉब्लम होती है जब तुम लोग ऑनलाइन रहते हो। तो ऑफलाइन रहते हो तो क्यूब में दिखा देते हैं, रूम को विजुलाइज, जिस रूम में बैठते हैं हम लोग क्यूबिकल रूम में, वहां पे विजुलाइज करके दिखा देते हैं। लेकिन हर किसी के लिए समझने के लिए, हर स्टूडेंट वैसा नहीं होता और
टीचर फिर समझाएंगे इसको, अब तुम लोग समझ लेते हो लेकिन हर कोई को जरूरी थोड़ी है समझ ले। नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, उनके नंबर्स। चलिए फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर भी याद करना है आपको। फ्लोराइड नहीं है ये, फ्लोराइट है, राइट। इसमें क्या होता है, Ca+2 की FCC पैकिंग। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा कि सर अभी तो बता रहे थे आप अनायन की पैकिंग करते हैं, यहाँ पे कटायन की पैकिंग कर दी गई। सिर्फ यही एक इकलौता केस होता है, कब? क्योंकि यहाँ पे फ्लोराइड आयन जो होता है F-, वो बहुत 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 छोटा होता है। कितना छोटा? अरे इसका साइज अप्रोक्सीमेटली H- के बराबर होता है, सोचो। बहुत छोटा अनायन होता है। तुम दुनिया का छोटा अनायन बोलोगे किसे? H- को ही बोलोगे। हाइड्राइड को ही तो सबसे छोटा आयन बोलोगे, अनायन। तो H- और F- ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। F- ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा होता है H- से, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। तो सबसे छोटा अनायन है दुनिया का ये, एक तरह से। तो बहुत छोटे साइज का होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अब एक तरह से यहाँ पे क्या करेगा भैया कि Ca+2 कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, सॉरी। अनायन है ना यहाँ पे, कटायन की पैकिंग इतना छोटा, और कुछ गलत बोल दिया हमने। अरे छोटा होता है तब इसको वॉइड में रखना चाहिए था ना। हाँ ठीक तो है, छोटा होता है ना दोस्त ये, तो वॉइड में ही तो रहेगा भैया ये। Yes, sir. बताओ तो, जब इतना छोटा अनायन है तो इसको हम रखेंगे वॉइड में। कहाँ पे रखेंगे? सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा हुआ है। और यहाँ पे कटायन की FCC पैकिंग करती हुई है। तो आपको अब समझ में आ रहा है भैया कि भाई कटायन की पैकिंग क्यों की हुई है। बाकी किसी केस में आपने कटायन की पैकिंग नहीं देखी होगी। हर केसेस में कटायन को वॉइड में रखा जाता है, अनायन की FCC पैकिंग करते हैं। यहाँ एक ऐसा केस है जहाँ पे कटायन को हमने पैकिंग किया है, अनायन को वॉइड में रखा है। समझ में आ गया भैया? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। अब लिखा है नंबर ऑफ Ca+2 पर यूनिट सेल, वो तो 4 हो गए क्योंकि FCC पैकिंग है। F- कितने हो गए? वो 8 हो गए। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में रखे हैं। ऑब्वियसली 4 कैल्शियम हो गए, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? ऐसा 4 Ca+2। तो 8 फ्लोराइड होना तो जरूरी ही है। तो 8 F- हो गए, 4 कैल्शियम हो गए, तभी तो आंसर आएगा इसका। बताओ भैया, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड का मतलब क्या होता है? अरे एंटी का मतलब ये होता है कि जो फ्लोराइड में अभी किया था ना आपने पैकिंग, उसका उल्टी पैकिंग कर दो। फ्लोराइड पे क्या था? अनायन को कहाँ पे रखा था आपने? अनायन की आपने रखा था वॉइड में, क्योंकि अनायन छोटे होते थे। यहाँ पे उसी को पलट देना है बस। यहाँ पे क्या करना है? अनायन की पैकिंग करनी है। देखिए ऑक्साइड जो है उसकी FCC पैकिंग कर दिया, ऑक्साइड की। और लिथियम प्लस को क्या कर दिया आपने? टेट्राहेड्रल वॉइड में रख दिया। अरे अभी आपने फ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा था। फ्लोराइड में क्या किया था कि अनायन को आप लोगों ने वॉइड में रखा था और कटायन की आप लोगों ने पैकिंग की हुई थी। बस उसी को पलट देना है, इसीलिए इसका नाम एंटी फ्लोराइड है, बस। और कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्वियसली जिसको FCC में आप रखते हो उसके नंबर कितने हो जाते हैं? 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड में सबको अगर रखोगे तो 8 हो जाएंगे, तो ये Li2O हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त एंटी फ्लोराइड वाला? है मेरे Yes, sir. भैया? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। अब देखिए नोटिफिकेशन आ सीजियम, गया, क्या करो भैया? नोटिफिकेशन आ गया पेपर का। जेई मेन का कब है? Yes, sir. 16 से 16 April, 21 के sir. बीच। 16th, sir. 16 Sir, क्या? sir, April. April, और कब है? फिर 21 में। एक 16 अप्रैल बता रहे हो, और 24 मई से। बस यही दो? नहीं नहीं Sir, सर, सब 16 पांच से start है. 16 से start है फिर। हाँ नहीं नहीं, मतलब दो ही शिफ्ट में है, शिफ्ट तो दो ही है ना। Yes, yes sir. sir. हाँ सर, दो ही होंगे। अच्छा, सिर्फ दो जेई मेन है।
सर मतलब 16 सेशन 2 है, लेकिन हर सेशन में 6 दिन पेपर चलेगा। हर सेशन में 6 दिन चलेगा? यस अरे सर, अटेम्प्ट 16 दो से ही मिलेंगे ना? 30। यस सर। अटेम्प्ट तो स्टूडेंट को 2 ही मिल रहा है ना भाई? और सर इस बार पैटर्न में भी उन्होंने थोड़ा, क्या चेंज किया है? इंटीरियर वाले में नेगेटिव सर जो मार्किंग आखिरी कर के जो दिया। 10 क्वेश्चंस होते थे ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग डाल दिए, जो इंटीजर वाले में होते थे, इसमें चूज करके साला, 5 तो करने पड़ते थे। परेशान कर दिया साल में। अच्छा नहीं वो, अच्छा लिबर्टी अभी भी वही 10 में से 5 करने की सर है? 10 में से 5 है, लेकिन अब उसमें नेगेटिव मार्किंग डाल दी है। अच्छा मतलब थोड़ा इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, डर के करना पड़ेगा। और कोई चेंज तो नहीं बता रहे हैं ये लोग? नहीं सर, और तो कुछ नहीं। चलो अच्छा है। अप्रैल और मई। तो देखो दोस्त, तुम लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते रहना, लास्ट ईयर की गलतियों से सीखो। अब बिट्स में भी तुम लोग ना थोड़ा सा मतलब फोकस करते रहो, क्योंकि उसका एग्जाम अभी इस साल ना यार 260 पे भी हमने देखा है स्टूडेंट को, लास्ट इटरेशन में लास्ट राउंड तक उसको बिट्स पिलाने मिल गया यार। 260 258 पे सोचो, 258 पे तुम सोच इस बार का उठा के देखना, बिट्स पिलाने मिला हुआ है। तो लास्ट या सेकंड लास्ट इटरेशन पे, मतलब पहले उसको बिट्स हैदराबाद मिला था, फिर बिट्स गोवा हुआ था, फिर फाइनली बिट्स पिलानी हो गया था। तो तुम लोग यार बिट्स पे भी फोकस कर सकते हो। इसका मतलब कि भाई ये ना सोचो कि आईटी में ही कुछ गड़बड़ हो गया, अगर आप बिट्स में भी थोड़ा ठीक ठाक स्कोर करते रहे। ये तो हम बता रहे हैं 255 या 258 ऐसे ही था नंबर उसका। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अच्छा कर देते हो तो और अच्छे आ जाएंगे आपके। और अगर आप 250 तक भी पहुंचे तब भी आपको बिट्स वाले कॉलेजेस अच्छे से मिल सकते हैं। ये तो वर्स्ट केस होता है, 250 ले आते हैं बहुत सारे लोग। नहीं तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, सर बिट्स के कॉलेज तो 330 के नीचे मिलते ही नहीं। यही तो तुम लोग ने सुना होगा। अरे लास्ट ईयर राइट किए थे, क्या सोच के राइट किए थे? ऐसे किए होगे, क्यों बे? तुम लोग बिट्स राइट किए थे ना? Yes, sir. यस। तो अगर किसी के 250 260 रहे होंगे तो नंबर नंबर मतलब इसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो उसके लिए भी फोकस करते रहना, आईआईटी के लिए भी करते रहो। जेई मेन के लिए तुम क्या करो, एनटीए के पेपर सॉल्व करते रहो, पक्का हेल्प मिलेगी उससे। अब समझ लो दिन ही कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास, 45 डेज है। चलो दोस्तों, सीजियम हैलाइड हो गया। तो सीजियम हैलाइड पे बातें हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, सीजियम बॉडी सेंटर पे होता है, सीएल माइनस सारे कॉर्नर्स पे होते हैं बस। तो भैया जो बॉडी सेंटर पे है उसका नंबर कितना हो जाएगा, 1। सारे कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो उसका भी नंबर कितना हो जाएगा, वो भी 1। तो सी एस सी एल में ओवरऑल फॉर्मूला यूनिट जो हो जाएगी वो सी एस सी एल की 1 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर सीजीएम का 8 आएगा, सीएल माइनस का भी 8 आएगा। फिर आते हैं हम लोग कोरंडम स्ट्रक्चर पे, ध्यान से देखिएगा। कोरंडम प्योर एल्यूमिना जिसको बोलते हो, एल्यूमिना बहुत हार्ड होता है। इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इजीली। क्यों इलेक्ट्रोलाइज नहीं कर सकते इसको? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। क्यों नहीं कर सकते इसको भैया इलेक्ट्रोलाइज? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि जब एल्यूमिनियम उस टेम्परेचर पे आता है तो वेपर बन के उड़ जाता है वो। इसलिए प्योर एल्यूमिना को डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइज नहीं कर पाते। तो प्योर एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए उसमें क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार ऐड किया जाता है, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और उसकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है भैया, नहीं बताओगे? यस यस सर। याद कर लो इसमें कि ये देखिए, ऑक्साइड जो होता है यहाँ पे उसको HCP पैकिंग कर देते हैं, HCP। तो जिसकी भी HCP पैकिंग होती है उसके कितने हो जाते हैं, 6। तो इसका मतलब 6 ऑक्साइड आयन हो गए। और उसके बाद लिखा है कि जो Al+3 है वो 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। तो Al+3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितने होते हैं यहाँ पे, 6। और उसका 2/3 करोगे तो 6 × 2/3। तो कुल मिला के एल्यूमिनियम कितने हो गए और ऑक्साइड कितने हो गए, कर लोगे भैया? यस सर।
ये बनेगा ये Al4O6 और Al4O6 का मतलब है Al2O3 के दो मॉलिक्यूल्स। तो कोरंडम में पर यूनिट सेल जो होता है हेक्सागन, वहां पे दो मॉलिक्यूल होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के Al2O3। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और जो पैकिंग होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, याद रखना। रटाइल स्ट्रक्चर भी एक होता है। रटाइल जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्साइड को HCP पैकिंग कर देते हैं। तो ऑक्साइड को HCP का मतलब क्या होता है कि भैया कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्साइड हो जाएंगे। और जो Ti+4 होता है उसको 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखते हैं। तो Ti+4 जो है ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं हमारे पास 6, और उसका 1/2 करोगे तो 6 × 1/2 कितना हो जाएगा, 3। तो वहां से आप लोग कर सकते हो कि TiO2 ही क्यों आएगा स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? यस सर। Ti3O6 आएगा, इसी को TiO2 बोलते हैं। परवोस्काइट में देख लो, परवोस्काइट CaTiO3। तब परवोस्काइट अगर आप देखोगे तो इसमें भी याद करने वाली ये चीज है। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे हमारी बात सुनिएगा। एनसीईआरटी में ना तो रटाइल है ना परवोस्काइट है, हमने आपको बता दिया है जस्ट। वैसे अगर परवोस्काइट आएगा तो वो बताएगा आपको कि इसका ये मतलब होता है। अननेसेसरी आप याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर परवोस्काइट या रटाइल आपसे पूछेगा तो वो देगा, आपको बताएगा कि कैल्शियम+2 कहाँ पे है, टाइटेनियम और ऑक्साइड कहाँ पे है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आईआईटी वाले जो एनसीईआरटी में है उसको देते हैं, मतलब उसको बिना आपको डेटा दिए पूछ सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी में नहीं है, जेईई मेन में उसको नहीं पूछा जा सकता, इम्पॉसिबल है कि आपको एकदम से दे दे कोई कोई सॉलिड कि भैया आप बताओ इसमें कहाँ होगा। किसी को कैसे पता लगेगा कटायन कहाँ पे है, आयन कहाँ पे है। एडवांस वाले हो सकता है कॉम्प्रेंशन के फॉर्म में दे दे, तो इसको भी देख लेना, हमने आपको लिख के दे दिया है। ये है, लेकिन स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल करके है ना भैया एनसीईआरटी में ये। देखो इसको, नहीं देखो बच्चा, है दोस्त, पढ़ा है किसी ने? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हेलो हेलो, लो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है सर। अबे इतनी देर से कहाँ थे तुम लोग, बोला करो। ऑक्साइड एफसीसी है ना यस इसमें? सर। अच्छा, आवाज आ रही थी हमारी? अरे इतनी देर से आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही दोस्त? आ रही है सर। बीच में चली गई थी क्या? नो सर। तो बताया करो भैया। नहीं पढ़ना चाहते हो क्या, तो इसको चलो छोड़ देते हैं। अगर तुम लोग को लगता है ज्यादा हो रहा है तो चलो छोड़ो। अब आते हैं हम लोग उस पे, डिफेक्ट पे आते हैं। वैसे ये देखो, डायमंड डायमंड यहाँ पे लिखा है हमने, डायमंड sp3 है ये सब। अब जानते होगे तुम लोग तो अच्छा है, बढ़िया है। जैसे डिस्टेंसेस वाला आप लोग जो परेशान रहते हो, हमको लगता है जो नहीं जानते हो फिर वही पढ़ाए। जैसे डिस्टेंसेस वाला आप लोगों को कभी कोई पूछे, अब इंटरेस्ट नहीं तुम लोग का, चलो कोई बात नहीं, इस पे आते हैं सीधे हम दूसरे वाले पे। हाँ यहाँ पे चलिए, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हमने बता दिया, लेक्चर नोट्स में आपके हैं, आप लोग देख चुके हो। रेडियस रेशियो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। रेडियस रेशियो में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 अगर होना है तो रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन 0.155 से 0.225 के बीच में होना चाहिए। क्या मतलब है इसका
क्योंकि आपने शुरुआत यहाँ से की थी, यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की शुरुआत हुई थी। 3 की शुरुआत का मतलब क्या है, बीच में जो एटम रखा है, अगर इतना बड़ा बॉल होता है 0.155, मतलब आपने जब जस्ट फिट करने के लिए 0.155 आर वाली बॉल फिट की थी, तो इसका मतलब है कि जस्ट टच किया था 3 बॉल्स को। आप उसको बढ़ाते रहोगे, थोड़ा बड़ा कर दिया आपने, तब भी वो तीनों बॉल को टच ही कर रहा होगा अभी, भले ही उन तीनों बॉल का आपस में म्यूचुअल कोई कनेक्शन नहीं रह चुका होगा इस टाइम। तो फिर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 अगर आप देखते हो, तो उसकी रेंज जो होती है वो 0.155 से लेके 0.225 होती है। और जैसे ही रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन की वैल्यू 0.225 होती है, तुरंत कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शुरू हो जाता है। और उस टाइम वो कब तक चलता है, जब तक 0.225 से 0.414 ना पहुंच जाए। और जैसे ही रेडियस पहुंच जाता है 0.414, तो आपको पहले ये डिराइव करा चुके हैं हम कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की शुरुआत हो जाती है। और 0.414 से 0.732 एंड सो ऑन, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 पे ये ऐसे 0.732 से 1 के बीच पे आ जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन भी आपको बता चुके हैं। सीजियम क्लोराइड अभी पढ़ाया, Cl माइनस CS प्लस ऐसे करके, ये भी आप लोग जान चुके हो, बताया जा चुका है। जिंक ब्लेंड अभी पढ़ाया हमने, आपके पास लेक्चर नोट्स है, आप देख लेना। बता चुके हैं अभी कि सल्फाइड क्या होता है, FCC या CCP पैक्ड होता है, Zn+2 ऑल्टरनेट ट्राइहेड्रल वॉइड में होता है। सल्फाइड जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं भैया, आपको पता है, 4 और कटायन में होते हैं 4। डेंसिटी निकालना चाहते हो तो 4 मॉलिक्यूल्स जिंक सल्फाइड के होते हैं, 4 इंटू M/Na अपॉन A³ कर देना, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे ही निकाला जा सकता है। पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, कि 4 जिंक +2 के आयंस है, 4 सल्फाइड के आयंस है, तो 4 इंटू 4/3 πr³ जिंक के लिए, और 4 इंटू 4/3 πr³ सल्फाइड के लिए, होल डिवाइडेड बाई A³, इससे कर देना। और फिर उसके बाद आप लोग रेडियस का रेशियो निकालोगे, तो ये ऐसे आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर देख लो, इसको हम फिनिश कर देना चाह रहे हैं आज, जिससे नेक्स्ट क्लास में आपका दूसरा चैप्टर जल्दी से शुरू कर दे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर NaCl एंड CSCl टाइप स्ट्रक्चर। जैसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखिए, लिखा है और इंक्रीजिंग द प्रेशर, आप याद कर लो इसको फैक्ट बेस में, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, 12th पास में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद कर लो। क्या होता है कि जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं किसी क्रिस्टल पे, तो लिखा और इंक्रीजिंग प्रेशर लो कोऑर्डिनेशन आयनिक क्रिस्टल्स कन्वर्ट्स टू हाई कोऑर्डिनेशन आयनिक क्रिस्टल। मतलब अगर 6:6 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल होता है, तो 8:8 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। और वैसे हाई टेम्परेचर जब करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो 8:8 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल जो होगा वो 6:6 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है, जैसे आपने हाई प्रेशर बढ़ाया, तो ऐसे सोचो, बहुत हाई प्रेशर करोगे तो सब एटम्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे, तो जब नजदीक नजदीक आ जाएंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ नहीं जाएगा, एक साथ सब अपने एक दूसरे की विसिनिटी में आ जाएंगे, तो एक दूसरे की विसिनिटी में आने की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऐसा सोचो कि स्ट्रक्चर फैल जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगा, याद रखना है ऐसे ही। और हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर बताया था, वो भी लिखा है। एंटी फ्लोराइड भी आपको बता दिया है, वही सारे लेक्चर नोट्स में भी लिखे हैं, वही हमने आपको 3D वाले स्ट्रक्चर से भी दिखाया। फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, कोरंडम। अब आइए इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे। देखिए, एक NCERT में काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि भैया NaCl था, उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड की डोपिंग कर दी गई, ऐसे करके है, कुछ करके है क्वेश्चन। तो उसके लिए थोड़ी थियरी बता रहे हैं आपको कि व्हेन इन NaCl, देखिए व्हेन इन NaCl some amount of SrCl2 is mixed
तो ईच ऑफ Sr+2 आयंस जो होंगे वो 2 Na+ को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस हो रहा है ना। पहले NaCl था, Na+ और Cl-, अब हो जाएगा SrCl2। तो इसका मतलब है अगर आप चाहते हो कि भाई वैलेंसी सेटिस्फाई रहे तो 2 सोडियम रिप्लेस करोगे तो उसकी जगह पे 1 स्ट्रोंशियम रखोगे। तो वही लिखा है कि 1 Sr+2 डिस्प्लेस करेगा 2 सोडियम को लैटिस साइड से, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो नंबर ऑफ Sr+2 आयंस जो होंगे वो जितनी कटायन वैकेंसी होगी उतने ही रहेंगे। क्या मतलब है उसका कि सपोज करो आपने 100 Na+ डिस्प्लेस किए, तो उस 100 Na+ डिस्प्लेस करने के वजह से जो 100 पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हुई होगी, उस पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए तुमने 50 Sr+2 डाला होगा। तो भैया डाले होंगे 50 Sr+2, इसका मतलब है 50 खाली जगह बची होगी ना। तो इसका मतलब जितना तुमने Sr+2 डाला है उतनी ही कटायन की वैकेंसी रहेगी। समझ में आ रहा है मैं? तो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे ही। क्लियर है दोस्त? यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी एक ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल करके आईटी क्वेश्चन आया था, उसको कर सकते हो। चलिए शॉर्टकट डिफेक्ट पे आते हैं, जो आप लोगों ने देखे हैं। टाइप ऑफ कंपाउंड, रादर शॉर्टकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट की बात करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट वो होता है किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जब आयनिक क्रिस्टल में से कटायन और अनायन पेयर में मिसिंग होते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है जिसमें 100 कटायन और 100 अनायन है। NaCl ले लो, सपोज करो 100 Na+ है और 100 Cl- है। अगर कटायन और अनायन पूरे के पूरे पेयर में मिसिंग हो जाए, गायब हो जाए, मतलब सपोज करो 10 Na+ 10 Cl- गायब हो जाए आयनिक क्रिस्टल में से, तो जब पेयर में कटायन अनायन मिसिंग होते हैं तो हम लोग बोलते हैं उस आयनिक क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट है। और शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से आयनिक क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, होल्स क्रिएट हो जाते हैं। होल्स क्रिएट होने की वजह से थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। आयनिक क्रिस्टल शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से, होल्स क्रिएट होने की वजह से स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है। और शॉर्टकी डिफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है हाई कोऑर्डिनेशन आयनिक कंपाउंड में, जैसे 6:6 या 8:8 में। और उसके बाद आता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है? वो लो कोऑर्डिनेशन आयनिक कंपाउंड्स में ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे जिंक सल्फाइड। इसमें क्या होता है कि कटायन और अनायन क्या होता है, जो उनकी मीन पोजीशन डिफाइन होती है लैटिस पॉइंट, पूरा नहीं, लैटिस पॉइंट से अपनी जगह छोड़ के उसके बगल इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। जैसे आपने कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है, वो कॉर्नर से हटके वही अगल बगल चला जाए, पूरा बाहर निकल के ना जाए, वही अगल बगल चला जाए, तो उसे बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट की वजह से आयनिक क्रिस्टल की डेंसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि कटायन अनायन है तो उसी के अंदर, कहीं बाहर थोड़ी चले गए हैं, तो डेंसिटी वही रहती है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वही रहते हैं। ये कुछ हो गया फ्रैंकेल और शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। कुछ समझ में आ रहा है भैया? बताओ दोस्त। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हमने आप लोगों को ये भी भेजा था, ये थ्योरीज देख लो। 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम हमने आपको बताए थे, क्यूब, ऑर्थोरॉम्बिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, प्रिमिटिव। तो इन स्ट्रक्चर्स को भी आप लोगों ने देखा होगा। क्यूब ऐसे होता है, ऑर्थोरॉम्बिक ये होता है, टेट्रागोनल ऐसे होता है, एंड सो ऑन। रोम्बोहेड्रल क्या होता है, ट्राइक्लिनिक क्या होता है, मोनोक्लिनिक क्या होता है, हेक्सागन क्या होता है। हेक्सागन आप देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है हेक्सागन, वो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे। ब्राउइस लैटिसेस कितनी होती है? 14 होती है। हमने बोला है ऑल्दो, इससे पढ़िए ग्रीन पेन से जो लिखा है, ऑल्दो देयर आर ओनली 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम या शेप, लेकिन देयर आर however there are 14 different crystal lattices named as Bravais lattices। 3 क्यूब में होते हैं, 2 टेट्रागोनल में होते हैं, 4 ऑर्थोरॉम्बिक में होते हैं, एंड सो ऑन। अब कोई बोले ये 14 के 14 हमको बना के दिखाओ, 14 के 14। तो 14 के 14 अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए,
सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है? जिसमें एटम सारे कॉर्नर पे होते हैं। बॉडी सेंटर क्या होता है? जिसमें सारे कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे होते हैं। फेस सेंटर्ड क्या होता है? जिसमें सारे कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे होते हैं एटम्स। ये आप लोगों ने देखा है, सारे कॉर्नर पे रेड पेन से दिखाए हैं, फेस सेंटर पे किससे दिखाया है? ब्लू पेन से। सिंपल टेट्रागोनल क्या होता है? भैया सिंपल का मतलब ही सारे कॉर्नर पे एटम होते हैं। बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल क्या होता है? सारे कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे होते हैं। हेक्सागोनल में सिंपल क्या होता है? अच्छा, हेक्सागन को एक और तरीके देखा जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा हेक्सागन को। हेक्सागन को हमने 3 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दिया है। अगर आप देखोगे ऐसे, विजुलाइज कर पा रहे हो हेक्सागन को? ऐसे है भैया। Yes, sir. yes sir. हाँ, तो हेक्सागन को जरा ध्यान से देखिएगा, उसको अलग से एक बनाया गया है। ऑर्थोरोम्बिक आपको हमने बताया हुआ है कि उसमें 4 टाइप के ब्रावाइस लैटिसेस पॉसिबल है। पहली क्या है? सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। दूसरी क्या है? बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड क्या है? एंड सेंटर्ड, END, एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। उसी को बेस सेंटर्ड लिखा है, लेकिन एंड सेंटर्ड बोलते हैं इसको। और एक है फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप बना लोगे सबके। SCC क्या होता था? आपने बोला था सिमिलर साइज सॉलिड हार्ड स्फीयर सारे कॉर्नर पे रखे होते हैं। उनको आप सामने से देखोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर आप 3D में देखोगे पर यूनिट सेल, तो हर यूनिट सेल का 1/8 पोर्शन आपको अंदर दिखेगा। तो 1/8 पोर्शन अंदर दिखेगा। तो ये जो ब्लू पेन से हम हाईलाइट कर रहे हैं, जरा इसको देखो। अरे विजुलाइज कर पा रहे हो मेरे भाई? 1/8 पोर्शन अंदर दिख रहा है हर कॉर्नर का। Yes, sir. बता देना भैया, 1/8 पोर्शन सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्त? Yes, sir. हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि ये ए टाइप पैकिंग है। सॉरी, ए टाइप पैकिंग। वैसे बॉडी सेंटर्ड वाला देखोगे तो बॉडी सेंटर्ड में एक लेयर ये है, एक नीचे एक लेयर है, ऐसे ही, और एक बीच में है। तो ए बी टाइप पैकिंग इसीलिए बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? सारे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और बीच में एक बड़ी सी बॉल रखी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले स्ट्रक्चर में, तो हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इस वाले स्ट्रक्चर में एकदम किनारे जो राइट साइड पे लिखा है, सारे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 आपको दिख रहा है। बीच में एक बड़ी सी बॉल दिख रही होगी बॉडी सेंटर पे। ये हो जाता है हमारा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। देखते रहो बे, डिफेक्ट पढ़ा के ही छोड़ेंगे आज। डाउट हो तो पूछना। FCC पे आ जाओ। FCC पे आओगे तो आपको पता है सारे फेस सेंटर पे होता है। फेस सेंटर वाले एटम देखो जरा, यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में 1/2 दिख रहा है। सारे कॉर्नर वाले आपको दिख रही है। हम आपको भेज चुके हैं पहली क्लास में ये सब। ABC टाइप पैकिंग अभी आज हमने पढ़ाया था आपको। ABC टाइप पैकिंग ये हो गया। हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, लेयर A लेयर B, 2 दिन पढ़ाया आपको, आज भी पढ़ाया था, एक दिन और पढ़ाया था। ये लिखा है कुछ मेटल्स में पैकिंग, याद नहीं करना है आपको, जस्ट एक बात बता रहे हैं कि भैया देखिएगा जरा ध्यान से। लिथियम मेटल कैसा होता है? BCC। कोई पूछे सर ये बेरिलियम कैसा होता है? वो HCP। ऐसे जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी क्या पैकिंग होती है? FCC होती है, BCC होती है, HCP होती है। वो सारे के सारे नीचे लिखे हुए हैं, सबके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। याद नहीं करना है तुम्हें कि तुम रटने बैठ जाओ कि कौन सा SCC होता है, कौन सा BCC होता है। इंटरेस्टिंग चीज ये होती है इसमें कि जितने भी अल्कली मेटल होते हैं वो सारे के सारे BCC दिख रहे हैं आपको। इंटरेस्टिंग है ये, बस जस्ट एक फैक्ट है और कुछ नहीं है। याद करने के लिए तुम पीछे ना पड़ जाना। ठीक है भैया? समझ में आ रहा है ना कुछ? क्लियर है दोस्ती? ये Yes, sir. ये क्या है कि इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगने लगता है कि अच्छा, ये जो पैकिंग हमने पढ़ी हुई है सारे मेटल कैसे होते हैं। तो BCC, SCC, CCP वो सब। कॉपर सिल्वर गोल्ड अगर आप देखोगे, निकल पैलेडियम प्लैटिनम देखोगे, तो आपको वो CCP दिखेंगे, क्यूबिकल क्लोजेस्ट पैकिंग या FCC, एंड सो ऑन। ऐसे कर सकते हैं।
ये 2D में पैकिंग आपको बताई जा चुकी है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, टाइम लगाया था इसको समझाने में। फिर आते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम लोग कैसे देख सकते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके में देख सकते हैं। ये किनारे के एकदम लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखिए जो रेड पेन से बना रहे हैं। HCP को ऐसे भी देखा जा सकता है कि 3 क्यूबॉइड टाइप से बने हुए हैं, इन तीनों का मिक्सचर है वो, मतलब इसकी डायमेंशन हो सकता है एक की दी जाए आपको, और इसको मतलब जैसे ये 3 बने ना सिमिलर स्ट्रक्चर, इन तीनों को जोड़ के अगर आप तीनों को ध्यान से देखोगे तो ऐसे ग्रीन पेन से बना देते हैं, और ऐसे ही आप देखोगे अगर तो इन तीनों का ही तो मिक्सचर है ये। में समझ में आ रहा है दोस्त? बताओ मेरे भैया, Yes, sir. क्लियर हो रहा है ये? हो सकता है आपको एक का वॉल्यूम दे दे, उसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा तो आपको पूरे हेक्सागन का वॉल्यूम आएगा। और ये आपको बताया जा चुका है, आपके पास ये सारी चीजें हैं, हम आपको दूसरे तरीके में समझाए हैं अच्छे से। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, रेडियस रेशियो भी बता चुके हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना बताया गया हो। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर अभी पढ़ाए थे, NaCl टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें YCl माइनस आपको पता है कि FCC पैकिंग होती है, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होते हैं। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी आपको बताया, सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर भी बताया। सीजियम हैलाइड में देखो सीजियम सारे कॉर्नर पर रखे हैं रेड कलर की बड़ी बड़ी बॉल से, Cl माइनस रखे हैं वहां पे, सॉरी, सारे कॉर्नर पे, और सीजियम प्लस रखा है बॉडी सेंटर पे। फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, कोरंडम स्ट्रक्चर, रटाइल स्ट्रक्चर, परवस्काइट स्ट्रक्चर, ये सारे आपको बताए हैं अभी। स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल, सुनिए बस 5 मिनट देख लीजिए। क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट इसे देख लो बस। कुछ कहानी लिखी है इसमें, रियल क्रिस्टल्स आर नेवर परफेक्ट, दे ऑलवेज कंटेन सर्टेन कंसिडरेबल डेंसिटी, या डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। क्या मतलब होता है? या नीचे आइए, सीधे नीचे आइए, नीचे आइए। ये पॉइंट डिफेक्ट, तुम लोग 12th पास में हो, जानते हो हम तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, जल्दी से इसको वाइंड अप कर लो। जैसे पहले वाले स्ट्रक्चर के नीचे लिखी है वैकेंसी, दूसरे वाले के नीचे लिखी है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, थर्ड वाले के नीचे लिखा है सेल्फ इंटरस्टिशियल, फोर्थ वाले के नीचे लिखा है सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी, फिफ्थ वाले के नीचे लिखा है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो बोलोगे अच्छा इतने टाइप के डिफेक्ट होते हैं? बिल्कुल इतने टाइप के डिफेक्ट होते हैं। एक एक करके पढ़ा देते हैं और फिर आके इन स्ट्रक्चर्स को अभी थोड़ी देर में समझा देंगे। एक एक करके पढ़ो। पहले क्या लिखा हुआ है इसमें दोस्त? पॉइंट डिफेक्ट लिखा है व्हेन सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम आयनिक क्रिस्टल from their theoretically defined lattice points, the crystal is defected structure. A defect due to missing of ions from theoretically lattice point is called point defect. Point defect increases with increase in temperature. At absolute zero temperature, ionic crystal may not have any defect. सुनो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम लोग बोलते हैं कि जो एटम या जो आयन जहां पे होता है वहीं पे रहता है, किसी भी एटम की पोजीशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे देयर इज नो डिफेक्ट। टेम्परेचर बढ़ाने पे मीन पोजीशन के अराउंड पोजीशन जो एटम्स रखे होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं और अपनी पोजीशन छोड़ के इधर उधर हो जाते हैं। उसी की वजह से हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चर पे डिफेक्ट आ गया। ये दो तरीके के होते हैं पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है कि कटायन और अनायन पेयर में मिसिंग होते हैं, मतलब कि स्टाइकोमेट्री उससे चेंज ना हो, मतलब कटायन और अनायन ऐसे बेसिक हो जाए जिससे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो चेंज ना होने पाए। क्या मतलब है? लिखा है डिफेक्ट ड्यू टू विच ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड डू नॉट चेंज इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड चेंज हो जाता है। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट जो बहुत फेमस है। शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? जब कटायन और अनायन पेयर में मिसिंग हो जाते हैं, जैसे
ये रेड पेन से जो साइट है यहाँ पे A माइनस रहा होगा, A प्लस रहा होगा, और जो ग्रीन पेन से साइट है यहाँ पे रहा होगा B प्लस और B माइनस। ये पेयर में मिसिंग है, इसलिए इसे बोल देंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि when pair of holes exist in crystal lattice due to missing of positive and negative ions, उन्हें बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। सिमिलरली अभी आपको बताया था कि भाई हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, और जैसे NaCl KCl इनमें सब में, और टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ी सी ये चांसेस होते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट बढ़ेगा। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? इसमें लिखा है होल्स आर क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसफरिंग ऑफ एन आयन फ्रॉम यूजुअल लैटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट। मतलब क्या होता है कि जैसे ये खाली जगह यहाँ पे आ गई, इसकी जगह पे रहा होगा A प्लस, वो शिफ्ट हो गया वही अगल बगल कहीं पे आके। तो ये छोटे लो कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल्स में देखा जाता है। डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता। वैसे ही नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग पढ़े हो इसको? एफ सेंटर पढ़े हो मेरे भैया? यस सर पढ़ा। अच्छा, तो कोई अगर ज्यादा तेज हो रहा हो पढ़ा रहे हो तो बता देना। हमें लगता है ना 12th पास वाले ये डिफेक्ट इफेक्ट आराम से पढ़े होते हैं, कोई डाउट नहीं पूछ रहा, तो हम इसको बताए जा रहे हैं वैसे ही। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट देख लो आप लोग। लिखा नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट। जैसे आप लोगों ने इसका आईटी में क्वेश्चन आ चुका है, जैसे शायद आप लोगों को पता हो कि Fe 0.95O करके आ चुका है। बोला था इसमें बताओ आयरन +3 ऑक्सीडेशन नंबर में कितने % है। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे नहीं पूछा, उसने बोला एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है Fe 0.95O, और बोला इसमें आयरन +2 +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो बताओ इसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन नंबर में कितने % है? कैलकुलेट कर सकते हो मेरे भैया? है दोस्त? यस सर। ठीक है। और ये है तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, क्योंकि तुम बोलोगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्यों है? क्योंकि तुम बोलोगे सर हमने तो सुना हुआ है दुनिया में FeO एग्जिस्ट करता है। कोई बोलेगा सर हमने सुना हुआ है Fe2O3 एग्जिस्ट करता है। तो ये Fe 0.95O क्या हो गया? तो इसका मतलब पक्का ये कोई स्टाइकोमेट्री थोड़ी है, इन दोनों का मिक्सचर है। इसका मतलब कुछ इसमें Fe+2 में होंगे, कुछ इसमें Fe+3 में होंगे। सारे के सारे आयरन ना तो +2 में है और सारे के सारे आयरन ना ही +3 में है। तो देखिए क्या होता है इसमें। मेटल एक्सेस डिफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि इसी में एफ सेंटर आता है। एफ सेंटर फार्मे कलर जिसे बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए हमारी बात सुनो भैया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बताने जा रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है, और यही पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पे कुछ नहीं होता। मेटल एक्सेस डिफेक्ट पे ही जो क्वेश्चन बनते हैं वही बनते हैं। एनसीईआरटी ने भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या है ये, इसको बोलते हैं, ये पहला वाला पढ़िए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू, कई रीजन होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट के। एक पहला रीजन है, नीचे आओगे सेकंड रीजन मिलेगा, और ये भी दोनों रीजन के बेसिस पे हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे शायद आपने पढ़ा हो एनसीईआरटी में, वही हम एक बार बता देते हैं आपको मेटल एक्सेस वाला, कि मिसिंग ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम लैटिस साइट and position taken by electron. This defect is similar to Schottky defect and also found in crystals showing Schottky defect. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और हम समझाएंगे करीब 2 मिनट समझाएंगे, 3 मिनट इसको। लिखा इसमें when sodium vapors are passed over NaCl crystal, a yellow non-stoichiometric form of NaCl is obtained. Vacancy lattice site occupied by electrons are called F center या Farbe color.
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ क्रिस्टल। एक तरीका तो ये होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट समझाने का। क्या बोलते हैं, हमारी बात सुनिए। आप एक काम करो, नमक ले लो, सॉल्ट, सॉल्ट के पीसेस होते हैं, आप ले लो सॉल्ट, NaCl ले लो। इसी पे तुम सोडियम की वेपर्स पास, अच्छा NaCl क्या होता है, कलरलेस। इसी पे तुम सोडियम की वेपर्स पास करो, सोडियम की वेपर्स। तो ऑब्वियसली सोडियम की वेपर पास कर रहे हो, थोड़ा हाई टेम्परेचर पे ही होगा। तो जब आप लोग हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो इसको, तो NaCl में क्या होगा कि कुछ Na+ गायब हो जाएंगे, उतने ही Cl- गायब हो जाएंगे, क्योंकि हाई कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल है ये। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 6:6 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल और 8:8 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल में शॉर्टकट इफेक्ट होता है। तो जब आप हाई टेम्परेचर पे सोडियम की वेपर इसमें पास करोगे NaCl में, तो कुछ Na+ गायब हो जाएंगे, कुछ Cl- गायब हो जाएंगे, ऐसे सोच लो। तो जो बाहर से Na आ रहा है, सोचने के लिए बता रहे हैं हम आपको, जो बाहर से सोडियम आ रहा है येलो कलर वाला, येलो नहीं है एक्चुअली में, है वो वैसे ही, उसको वो Na+ और इलेक्ट्रॉन, उसको अज्यूम कर लो इसको कि जो बाहर से सोडियम आ रहा है वो Na+ और इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे भाई जो ये ब्लैक पेन से हमने Na+ और Cl- गायब कराया है, उसमें सोडियम की जगह पे तो Na+ आ जाएगा येलो वाला, और इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो Cl- की प्लेस पे आ जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि Cl- गायब हो गया है और Cl- की जगह जिसने ऑक्युपाई किया है वो है इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह से मेटल तो उतना ही रहा, सोडियम तो एक तरह से ऐसे मानो कि ऑन एवरेज सोडियम के नंबर्स उतने ही रहे, लेकिन Cl- के नंबर डिक्रीज हो गए। तो मेटल की एक्सेस नजर नहीं आ रही है आप लोगों को। हमें NaCl था, तुमने हाई टेम्परेचर पे हीट किया, NaCl में Na+ और Cl- ऐसे अज्यूम करो कि गायब हो गए। सपोज करो 10 Na+ गायब हो गए, 10 Cl- गायब हो गए, और जब सोडियम की वेपर्स वहां पे पास करोगे तो सोडियम आयनाइज हो जाएगा Na+ और इलेक्ट्रॉन में। तो जहां से सोडियम गायब रहे होंगे, उतने सोडियम सपोज करो बाहर से आ गए, और जितने Cl- गायब हो गए थे, उनकी जगह किसने ले ली, इलेक्ट्रॉन ने ले ली। तो क्या वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो चीज मेटल एक्सेस डिफेक्ट को रिसेंबल कर रही है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कही जा सकती है उस चीज को? बताओ भैया। यस सर। Yes, sir. तो कह सकते हो, और वही जो इलेक्ट्रॉन है ना, वही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके येलो कलर के लिए। तो ये वाले स्ट्रक्चर को जो ब्लैक पेन से बनाया है, देखो जरा, उसमें जितने A+ है, A+ है, A+ है, वो हर जगह A+ सेम है, लेकिन एक जगह इलेक्ट्रॉन आ गया है। वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में किस लिए आया है, क्योंकि B- गायब हो चुका है, उस B- की जगह पे इलेक्ट्रॉन आया है। तो वही हमने बोला है कि भैया मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने का एक तरीका तो ये है, इसकी वजह से कलर आता है, इसकी वजह से कलर आता है दोस्त। एक तरीका तो ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। दूसरा तरीका क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, कि एक एक्स्ट्रा मेटल ऑक्युपाई कर लेता है इंटरस्टिशियल साइट, और टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं उसके साथ इंटरस्टिशियल साइट में। क्या मतलब है इसका, कि जिंक ऑक्साइड होता है, जिससे आप लोगों ने सुना होगा कि जिंक ऑक्साइड आपको पता है किस कलर का होता है, कोल्ड में किस कलर का होता है, हॉट में। लेड ऑक्साइड किस कलर का होता है कोल्ड में, और किस कलर का होता है हॉट में, जानते हो? अबे तुम लोग जानते ही नहीं हो। येलो और व्हाइट, सुनिए, हमारी बात सुनिए। जब हम लोग जिंक ऑक्साइड को लेते हैं, तो हॉट में और कोल्ड में इसका कलर अलग अलग होता है। कोल्ड में इसका कलर होता है जिंक ऑक्साइड का व्हाइट, हॉट में इसका कलर होता है येलो। वैसे ही लेड ऑक्साइड का कलर जो होता है कोल्ड में, वो होता है येलो, और हॉट में क्या हो जाता है, रेड। समझ में आ रहा है कुछ? हेलो, जैसे लेड ऑक्साइड है आपके पास, कोल्ड मीडियम में मान लो वो है येलो कलर का,
उसको हीट करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। वैसे जिंक ऑक्साइड है, कोल्ड मीडियम में होता है व्हाइट कलर का, उसको हीट करते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है। पहले तो यही फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और ये चीज जो होती है ये होती है ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये चीज पता है तुम लोगों को? जानते हो बे कि नहीं जानते हो? चलो हम बता देते हैं। ऐसा होता है कि जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो कलरलेस से येलो हो जाता है। देखो उसी को उसने समझाया हुआ है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि एन एक्स्ट्रा मेटल ऑक्यूपाई। जैसे देखिए देखो देखो लिखा है नीचे, ये देखो, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड इट टर्न्स येलो एज इट लूजेस सम ऑक्सीजन। ऐसे सोचो कि सपोज करो जिंक ऑक्साइड को तुमने हीट किया, तो जिंक ऑक्साइड को हीट करोगे तो कुछ ऑक्सीजन निकल गया O2 बन के, O2 गैस बन के निकल गया, ऐसे सोचो। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये O2 बन के निकला कौन है? अरे ऑक्साइड आयन था ना। वो ऑक्साइड आयन एक्चुअली में हाफ O2 गैस बन के निकल गया। तो भैया अगर हाफ O2 गैस बन के ये चला गया है तो साथ में इलेक्ट्रॉन छोड़ गया होगा ना यहाँ पे। छोड़ा होगा कि नहीं छोड़ा होगा? यस बताओ सर। दोस्त। अच्छा जिंक ऑक्साइड को तुमने हीट किया तो ऑक्सीजन तो निकल गया, ऑक्साइड बन गए, और जिंक बेचारा नहीं निकल पाएगा, जिंक तो रहेगा Zn+2 के फॉर्म में। तो इसका मतलब अनायन एस्केप कर गया, कटायन क्या रह गया? कटायन उतना ही रहेगा ना। तो एक तरह से मॉलिक्यूल में कटायन का नंबर उतना ही रहा, अनायन का नंबर डिक्रीज हो गया। तो क्या इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल सकते हो? ये मेटल ज्यादा रह गया, अनायन भाग गया। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो भैया? यस सर। यस सर। एक तरीका तो हो, कह सकते हो ना कि भाई अनायन कम हो गया, कटायन अभी उतना ही है। वही उसने लिखा हुआ यहाँ पे थोड़ा समझाया है। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वही उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मतलब अनायन एस्केप कर गया होगा। जैसे ऑक्साइड आयन निकल गया, आपने बोला होगा कि ऑक्साइड आयन जो है वो चला गया कहाँ, किस फॉर्म में गया होगा? O2 गैस बन के निकल गया होगा। तो मेरे भाई उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका कलर आ जाता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के दो मतलब रीजंस हैं, रादर दो पॉसिबिलिटीज है जिनके तरीके मेटल एक्सेस डिफेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। लो कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल में क्या होता है? हीट करने पे ये आपको बता दिया, जैसे जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है, हीट करते हैं येलो हो जाता है। हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? जैसे NaCl पे सोडियम की वेपर पास करो। समझ में आ रहा है बच्चा ये कैसे करेंगे? ठीक है, यस सर। ठीक है दोस्त। अब आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको और आगे एनसीईआरटी से एक बार देख लेना। उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी आपको हम कल पढ़ाएंगे। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक क्या, छुट्टी हो गई आप लोग की। पढ़ जरूर लेना एनसीईआरटी से, इस पे क्वेश्चन आता है। शॉर्ट की फ्रेंकल इस पे बहुत बार पूछा जाता है। अब पढ़ाई करते रहो भैया, सिर्फ 45 डेज बचे हैं जेईई मेन को। तुम्हें कौन सा बोर्ड देने जाना है? तुम लोग तो ड्रॉप करके बैठे हो एक साल। एनसीईआरटी पढ़ते रहना दोस्त, ठीक है? लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते रहो। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हो, छुट्टी, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू दोस्त।